चलो जी। तो आज जो है टॉपिक जो पढ़ोगे, पहले दो बेसिक टॉपिक आज पढ़ने हैं आपको। एक तो फोर्स बाय द स्ट्रिंग के बारे में पढ़ोगे, और उसके बाद आज हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स पर काफी टाइम ना लगाएंगे। पहले बताते हैं, मतलब जो आज का टॉपिक है वो मेनली फ्री बॉडी डायग्राम्स को लेकर के है, बट उसके पहले ये एक टॉपिक छोटा सा है। स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो डेली लाइफ फोर्सेस हमारा चल रहा था, तो ग्रेविटी के अलावा हमने नॉर्मल रिएक्शन किया था, अब इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसकी फंडामेंटल पॉइंट्स पे चलोगे अगर आप, तो बेसिकली टेंशन इन द स्ट्रिंग का मतलब होता है पुल बाय द स्ट्रिंग। ओके। और कॉस्ड बाय एनी पुल ऑन द स्ट्रिंग, दोनों में समझिएगा, पुल बाय स्ट्रिंग एंड हियर इट इज पुल ऑन द स्ट्रिंग। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, टेंशन को कॉज करने का रीजन क्या है। दैट मीन्स अगर हम लोग इस जितने भी डायग्राम आपके सामने दिख रहे हैं, इन सारे डायग्राम्स में कुछ ना कुछ पर्सन्स हैं जो स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है। चाहे आप उस येलो शर्ट वाले डायग्राम को देख लो, चाहे टीम ए और टीम बी वाली डायग्राम को देखो, चाहे वो ब्लैक मैन वाले डायग्राम को देखो, ये सब क्या कर रहे हैं। इन सब में एक कॉमन चीज ये आ रही है कि ये सब एक रोप को पकड़ करके, स्ट्रिंग को होल्ड करके, एंड दे ऑल आर पुलिंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स देमसेल्फ, अपनी तरफ खींचेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप फर्स्ट डायग्राम पे आते हैं कि ये जो पर्सन है येलो शर्ट में पहना है, टाई वाई लगा के बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो टाई वाला बच्चा है, ये क्या करता है, ये इस बॉक्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, बॉक्स को अपनी तरफ ही खींचता है, और इसी पुल को आप टेंशन फोर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। ये टीम ए और टीम बी की बात करेंगे तो ये क्या करेंगे, टीम ए स्ट्रिंग को अपनी तरफ पुल करेंगे, स्ट्रिंग को अपनी तरफ पुल करेगा, और टीम बी सेम स्ट्रिंग को अपनी तरफ पुल करेंगे। ये कौन सा गेम है वैसे, अगर आपको आइडिया हो? टग ऑफ वॉर। टग एंड वॉर। टग ऑफ वॉर। तो ये तो ऑलमोस्ट कभी ना कभी तो खेला होगा हम सब ने। सो टीम ए पुल्स द रोप एंड सिमिलरली टीम बी ऑल्सो पुल्स द रोप। ये आप कहते हो दोनों अपनी अपनी तरफ पुल कर रहे हैं इसको। तो न्यूटन थर्ड लॉ में एक बात कही जाती है ना कि फॉर एवरी फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स कि अगर टीम ए उस रोप को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, तो उसका एक रिएक्शन बनता है, और वो रिएक्शन ये होता है कि स्ट्रिंग उस टीम को, मतलब जिस स्ट्रिंग को ये पुल कर रहे हैं, स्ट्रिंग उसका रिएक्शन फॉर अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करती है। दैट मीन्स कि टीम ए पर राइट साइड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाओगे आप, टीम ए पर राइट साइड डायरेक्शन में। सिमिलरली टीम बी जो कि राइट साइड पुल कर रही है, उसको न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से लेफ्ट साइड डायरेक्शन में एक रिएक्शन मिलेगा, और इन्हीं रिएक्शंस को आप डिनोट करते हो बाय द कैपिटल टी, नोन एज टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। थर्ड डायग्राम में भी अगर आप देखोगे तो थर्ड डायग्राम में भी सेम चीज हो रही है। जो ये ब्लैक मैन है, ब्लैक मैन स्ट्रिंग को अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, ये जो ब्लैक मैन है इसकी वजह से अगर आप बात करेंगे, तो ये पुल करता है स्ट्रिंग को अपनी तरफ, और जब ये अपनी तरफ स्ट्रिंग को पुल करेगा तो इसका भी रिएक्शन आएगा। दैट मीन्स पुल बाय मैन अगर लेफ्ट साइड होगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लग रहा होगा बाय द स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग इसी आदमी को राइट साइड पुल करेगी, और उस पुल को आप डिनोट करोगे बाय द कैपिटल टी, और उसको आप टेंशन इन द स्ट्रिंग का नाम दोगे। ये पॉइंट समझ में आया आपको? पॉइंट समझ में आया? तो यस और नो करते रहिएगा भी, यस सर। है ना। तो ये जो आप समझे ना, कॉज्ड बाय एनी पुल ऑन द स्ट्रिंग। जी बच्चे, ये समझना, कहीं पर डाउट होगा अभी बताना आप। इस लाइन का मतलब समझो, कॉज्ड बाय एनी पुल ऑन द स्ट्रिंग। दैट मीन्स स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स तभी आ सकता है जब कोई पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन या फिर कोई मशीनरी, कोई मशीन हो, कोई ब्लॉक है, कुछ भी है, कोई भी चीज ऐसी हो जो उस स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचेगी। तो जब भी हम स्ट्रिंग को अपनी तरफ पुल करेंगे, तो एज अ रिएक्शन स्ट्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और उस स्ट्रिंग वाली फोर्स को आप कैपिटल टी से डिनोट करके कह सकते हो कि ये टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है टेंशन इन द स्ट्रिंग की। अब यहाँ पर ना एक पॉइंट लिखा हुआ है आपसे, डायरेक्शन के टाइम पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब है, अगर आपको कभी भी टेंशन फोर्स की डायरेक्शन दिखानी हो, तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट का मतलब किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट मतलब विच ऑब्जेक्ट, अगर आप पूछे तो वो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पुल कर रहा है। हाँ, वो ऑब्जेक्ट जो स्ट्रिंग को पुल करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट कौन है, ये जो पर्सन है, इस पर्सन को आप ऑब्जेक्ट कह रहे हो। दिस पर्सन इज ऑब्जेक्ट बिकॉज ये उसको पुल कर रहा है। ये ब्लैक मैन ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को पुल कर रहा है।
टीम बी ऑब्जेक्ट है बिकॉज ये स्ट्रिंग को पुल कर रहा है। तो आप जो भी स्ट्रिंग को पुल करने वाली चीज होगी उनको आप अपना ऑब्जेक्ट कहोगे, और उनसे अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आप दिखा रहे हो। कैसे दिखा रहे हो? देखो, टीम ए पर आपने टेंशन फोर्स जो दिखाई है वो राइट साइड दिखाई है, जो कि टीम ए से अवे जा रही है, अवे फ्रॉम द टीम ए। सिमिलरली टीम बी पर टेंशन फोर्स आप लेफ्ट साइड पर दिखा रहे हो, विच इज अवे फ्रॉम द टीम बी। इस ब्लैक मैन के ऊपर टेंशन ग्रीन कलर से राइट साइड दिखाया गया है, विच इज अवे फ्रॉम दिस मैन। टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगा, वो वाला ऑब्जेक्ट जो स्ट्रिंग को पुल कर रहा होगा, खींच रहा होगा, अपनी साइड पर खींच रहा होगा। यानी टेंशन एक तरीके का रिएक्शन है। टेंशन इज जस्ट लाइक अ रिएक्शन ऑफ योर पुल ऑन द स्ट्रिंग, और रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। हमारे सिलेबस में जो बात की जाती है अपने क्लास, मतलब 11th क्लास में अभी जो आप सिलेबस पढ़ोगे बिगिनिंग में, उसमें एक स्पेशल स्ट्रिंग के बारे में आप डिस्कस करते हो, और वो है आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग किसको मानते हैं हम लोग? व्हाट इज आइडियल स्ट्रिंग अगर पूछा जाए कि किसको आप आइडियल स्ट्रिंग मानते हो, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पर हम कहते हैं कि स्ट्रिंग हमारी आइडियल मानी जाएगी। नंबर 1, स्ट्रिंग विथ जीरो मास। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप कैसे भी स्ट्रिंग लाओगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल इन द रियल लाइफ। मतलब ये एक तरीके से हमारा जस्ट एक बेसिक मेंटल इमेज है, आपके माइंड में, माइंड का एक थॉट है, नॉट पॉसिबल इन द रियल इमेज, रियल वर्ल्ड कह सकते हो आप। एक्चुअल में तो ये पॉसिबल नहीं होगा, बट यस, स्ट्रिंग विथ अ वेरी स्मॉल मास कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग ऑफ जीरो मास। ठीक है, जैसे जो थ्रेड होती है हमारे घरों में, जो हम कपड़े में यूज करते हैं ना, कपड़े को स्टिच करने में जो थ्रेड आप लगाते हो, तो उस थ्रेड का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो आप उसको एक आइडियल स्ट्रिंग की तरीके से मान सकते हो। नंबर 2, स्ट्रिंग विच इज इन एक्सटेंसिबल। दैट मीन्स कि आप उसको जितना मर्जी पुल करो, वो रबर की तरीके से नहीं होगा। रबर को क्या होता है, रबर को आप खींचो तो रबर की लेंथ बढ़ जाती है, तो इन एक्सटेंसिबल मतलब लेंथ उसकी कभी इंक्रीज नहीं कर पाएगी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट। चाहे जितनी मर्जी ताकत से आप स्ट्रिंग को खींचो, जितनी लेंथ स्ट्रिंग की है उतनी ही लेंथ रहेगी, उसमें नैनोमीटर का भी कोई एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। इन एक्सटेंसिबल विच कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। तीसरा पॉइंट आप आइडियल स्ट्रिंग में मान रहे हो, विच नेवर ब्रेक्स। ये भी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कितनी भी मोटी रस्सी हो, कितनी भी मोटी स्ट्रिंग हो, आप उसको ब्रेक कर सकते हो ज्यादा फोर्स लगा करके। बट हम न्यूमेरिकल्स करते वक्त आइडियल स्ट्रिंग को करेंगे क्लास 11th में। देखो, आगे चल करके जब आप इंजीनियरिंग में एंटर करोगे कभी, तो आपको ये सब चीजें रियल लाइफ की पढ़ाई जाएंगी, बट क्लास 11th क्योंकि हमारा बिगिनिंग है, इसलिए हम लोग सारी चीजें बहुत सिंपल वे में और आइडियल स्ट्रिंग मान करके ही पढ़ते हैं। तो हमारे मन में ये थॉट आता भी है कि यार ये सब रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, फिर हमें क्यों पढ़ाया जाता है? तो हमें इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जो रियल लाइफ की चीजें हैं, अगर उनको हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे तो दे आर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट इज वेरी पॉसिबल, मतलब कि आपको जल्दी जल्दी समझ चीजें ना आए। तो पहले एक सिंपल चीज बताई जाएगी आपको, फिर जब ये चीज आपके माइंड में समझ में आने लगेगी तो हम इसका रियल पार्ट समझेंगे। तो स्ट्रिंग विच नेवर ब्रेक्स, नो मैटर आप कितना फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर, वो टूटेगी नहीं कभी। अगेन नॉट पॉसिबल इन द रियल लाइफ। और फोर्थ, स्ट्रिंग हैविंग सेम टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ इट। इस पॉइंट को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। इस पॉइंट को भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि क्या मतलब है इसका, इसके लिए वेट करिए आप। बट बाकी 3 पॉइंट्स मेरे ख्याल से ऐसे हैं जो आप आगे न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखोगे, क्योंकि हम जो भी न्यूमेरिकल आपको देंगे उसमें आप स्ट्रिंग का मास को इग्नोर करोगे, उसमें ये मान के चलोगे कि आप स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज नहीं कर सकते, और तीसरा ये भी मान के चलना है कि वो स्ट्रिंग कभी भी टूटेगी नहीं, कभी भी नहीं टूटेगी। चाहे उस पर आप एक हाथी को लटका दो, चाहे आप एक छिपकली को लटका दो, चाहे खुद लटक जाओ, रस्सी नहीं टूटेगी। ये हमारा आइडियल स्ट्रिंग के कंसेप्ट है। ठीक है, सो अब एक बात बता रहे हैं आपको, अभी तक हम लोगों ने 3 फोर्सेस पढ़ लिए हैं। 3 फोर्सेस अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। फोर्स बाय द सर्फेसेस, जो आपने नॉर्मल के फॉर्म में पढ़ा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि सरफेस के हमेशा 90 डिग्री एंगल पर होता है। और तीसरा फोर्स अभी अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, स्ट्रिंग का फोर्स, जो कि एक पुलिंग फोर्स होता है, पुल बाय द स्ट्रिंग होता है। और ये जस्ट नाउ अभी जो डिस्कस किया है। तो इन 3 फोर्सेस के बाद अब एक नया टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, मैं तीनों को जल्दी से यहाँ समराइज कर रहा हूँ। अभी तक 3 फोर्स पढ़ी है आपने। नंबर 1, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये आप इसको डिनोट करते हो m इंटू जी से, और इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाते हो।
नंबर 2 आपने पढ़ा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस दिखाते हो। और तीसरा अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, वो टेंशन फोर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, जो कि एक पुलिंग फोर्स है। नॉर्मल बेसिकली सरफेस की वजह से आप पुश करते हो बॉडीज को, मतलब सरफेसेस बॉडीज को पुश करती है तो उनको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। स्ट्रिंग बॉडीज को पुल करती है तो उसको आप टेंशन फोर्स कहते हो, और अर्थ भी हमारी बॉडीज को पुल करती है तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg कहते हो। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहाँ से बच्चा थोड़ा सा अटेंशन पे करिएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और हो सके तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठे, ठीक है, तो कि कुछ चीजें आप नोट कर पाए इसमें। हालांकि नोट्स बहुत डिटेल्ड मैंने बनाए हुए हैं, नोट्स आपको शेयर कर देंगे अभी। और नंबर 1, फ्री बॉडी डायग्राम है क्या? पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, ये चीज फर्स्ट पॉइंट कि ये है क्या चीज भाई। तो फ्री बॉडी डायग्राम इज अ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस विच एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ये तो इसकी डेफिनेशन है। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मतलब एक साथ कलेक्ट करके ऑल फोर्सेस विच एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ये बाय डेफिनेशन हो गया। क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग आपको, ये बारे में सुन लो आप, इस चीज के बारे में इतना क्यों हम आपसे कह रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा, रेड कलर से जो लिखा है मैंने, इसको ध्यान से सुनो। पर्पस क्या है इसको पढ़ने का? आई मीन कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसका कोई रीजन होना चाहिए कि अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ रहे हैं तो उससे हमें आगे क्या फायदा होगा। तो आपको यहाँ पर क्या फायदा होने जा रहा है वो ये लिखा है, फ्री बॉडी डायग्राम अलाउ अस टू रिप्रेजेंट द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट, enhancing our understanding of situation and helping us to solve problems. That means कि अगर आपका ये कंसेप्ट वीक हुआ तो आप ये मान के चलिए कि न्यूटन लॉ वाला चैप्टर इनफैक्ट पूरी मैकेनिक्स में आपको प्रॉब्लम आएगी, पूरी मैकेनिक्स आपकी प्रॉब्लम में चली जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आगे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए तो उसके लिए इस कंसेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा आपको फ्री बॉडी डायग्राम को। स्टडीज मतलब क्या है कि एक्सपीरियंस, स्टडीज हैव शोन दैट स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड एंड यूज फ्री बॉडी डायग्राम्स, ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है ना कि हमारा एक्सपीरियंस, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि कई सारे स्टूडेंट फ्री बॉडी डायग्राम को अवॉइड करते हैं, मतलब क्वेश्चन में शॉर्टकट्स के चक्कर में, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में वो फ्री बॉडी डायग्राम वाला स्टेप को मिस कर जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो आप कि यार फ्री बॉडी डायग्राम बना करके मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप सुनिएगा। हु अंडरस्टैंड एंड यूज फ्री बॉडी डायग्राम्स टेंड्स टू स्कोर बेटर ऑन द होमवर्क, क्विजेस एंड एग्जाम। ये लाइन मैंने जानबूझ करके लिखी है यहाँ पर, यह मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि मतलब जितने भी सेलेक्टेड बच्चे हैं प्रीवियसली जेई में सेलेक्ट हुए हैं या फिर कहीं भी सेलेक्ट ओलंपियाड में उन्होंने अच्छा किया है, उनके भी उन सब के अंदर एक कॉमन पॉइंट ये था कि उन्होंने फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू क्वेश्चंस को ट्राई किया और कभी भी गलत नहीं हुआ उनका क्वेश्चन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप लोग जल्दी के चक्कर में और आप इस स्टेप को स्किप करते हो, और ये स्टेप स्किप करना मतलब आप गलत गलत ही आएगा आपका आंसर। So such representation can be powerful tool for solving problems and remain useful even for physics experts. चलिए, इसके कुछ गाइडलाइंस हैं, आपको ये हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। गाइडलाइंस टू रिमेंबर व्हेन ड्राइंग योर फ्री बॉडी डायग्राम्स। नंबर 1, rather than trying to sketch the object in detail, we are always going to draw it as a single point. मतलब हम अपने ऑब्जेक्ट्स को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट हमको दिए जाएंगे, चाहे आपको कहा जाए कि कार का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो कार एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, आपको हेलीकॉप्टर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो, ठीक है, आपको किसी एलिफेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो, तो ये बड़े ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को स्केच नहीं करेंगे, मतलब हम ड्राइंग नहीं करने जा रहे वहां पर। कुछ लोग ये ड्राइंग डायग्राम्स का मतलब ये समझते हैं कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एलिफेंट, तो वो क्लास 7th 8th के आर्ट वाले सब्जेक्ट पे चले जाते हैं कि हाथी की पिक्चर बनानी है मेरे को। अरे भैया, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एलिफेंट का मतलब आपको रियल एलिफेंट नहीं दिखाना वहां पर, आपको वहां पर सिर्फ एक सिंगल पॉइंट दिखाना है। तो ध्यान रखिए, डू नॉट स्केच द ऑब्जेक्ट, उसकी स्केच नहीं बनानी है आपको, कोई आर्ट कंपटीशन नहीं चल रहा हमारा। वी फोकस ऑन अ सिंगल मोमेंट इन टाइम, मतलब ऑब्जेक्ट्स अगर मोशन में होंगे तो अलग अलग टाइम पर वो अलग अलग प्लेस पर जाएंगे। अगर कोई भी चीज चल रही है, मोशन में है, तो मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन होगी वो बार बार चेंज कर रही होगी, तो आप एक स्पेसिफिक लोकेशन पर फोकस करते हुए डायग्राम को बनाओगे। अभी हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाएंगे आपको। आवर डायग्राम विल ओनली इंक्लूड फोर्सेस and not any other vector or any other quantities like velocity and acceleration. ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है कि स्टूडेंट्स फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर फोर्सेस के अलावा बॉडी की वेलोसिटी को भी दिखा देते हैं, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को दिखा देते हैं, बॉडी की एक्सेलरेशन को दिखा देते हैं।
और फिर सारा चौपट करके चले जाते हो आप, सब कुछ खराब हो जाता है वहां पर। तो इसको ध्यान रखना है कि फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ फोर्सेस आती हैं, कोई वेलोसिटी नहीं दिखानी है उसके अंदर, कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखाना है उसके अंदर, कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई मोमेंटम या कोई भी अदर क्वांटिटी नहीं दिखाओगे आप। फोर्स के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए उसमें। चौथा पॉइंट कह रहे हैं कि जो एरो आप दिखाओगे वो फोर्स के साइज के हिसाब से होगा, फोर्स की साइज के हिसाब से। बड़े फोर्स के लिए बड़ा एरो, छोटे फोर्स के लिए छोटा एरो, साइज के हिसाब से। द एरोज विच वी ड्रॉ फॉर द फोर्सेस विल बी लॉन्गर फॉर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। जितना बड़ा फोर्स उतना बड़ा एरो बनाएंगे। ये वाला पॉइंट आप चाहो तो स्किप भी कर जाओगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला। एंड वी विल ऑलवेज ड्रॉ देम एज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये थ्रू एग्जाम्पल समझ में आएगा, ऐसे नहीं। Finally, we all want to draw only forces with a substantial impact on the object behavior and leave out any they are negligible। इसका क्या मतलब है? पांचवें पॉइंट का मतलब, फिफ्थ पॉइंट का मतलब क्या है कि हम किनको नेग्लेक्ट कर सकते हो। देखो, तो we all want to draw any forces with a substantial impact on the object behavior and leave out any that are negligible। क्या मतलब हुआ जानते हो इसका? दो बॉडीज अगर मान लो एयर में कोलाइड कर जाती हैं, दो ऑब्जेक्ट्स एयर में कोलाइड हो गए, तो वो कोलाइड करते वक्त आपस में जो फोर्स लगाते हैं उसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होता है, इतना बड़ा मैग्नीट्यूड होता है, इम्पैक्ट उसका इतना ज्यादा होता है कि उस छोटे से टाइम पर आप छोटी फोर्सेस लाइक ग्रेविटी की फोर्स उसको नेग्लेक्ट करोगे। या कोई बॉडी अगर आपको एयर में फॉल कर रही है, तो हम सबको पता है कि एयर में रेजिस्टेंस लगता है, एयर में रेजिस्टेंसेस होते हैं, लेकिन हम अपने न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, एयर की रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। रीजन, क्योंकि ग्रेविटी के कंपैरिजन में एयर का रेजिस्टेंस बहुत छोटा फोर्स है, तो न्यूमेरिकल करते वक्त हम उन चीजों को अवॉइड करते हैं, नेग्लेक्ट करके चल रहे होते हैं। ये इसका मतलब है, मतलब जिनका इम्पैक्ट पड़े बॉडी पे उसको आप कंसिडर करें, और जिसकी वजह से बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आ रहा, दैट कैन बी नेग्लेक्टेड इन द डायग्राम। एंड लास्ट पॉइंट आपसे कहा जा रहा है दैट फोर्सेस अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट आर कंसीडर्ड। इसका क्या मतलब है कि फोर्सेस अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है, फोर्सेस आर नॉट कंसीडर बाय द ऑब्जेक्ट, कंसीडर नहीं करना है आपको, कंसीडर करना है फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन द ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है, बाय द ऑब्जेक्ट नहीं। तो ये मैं अभी समझा रहा हूं आपको, इन एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, बट मेरा आपको एक एडवाइस होगा कि इस स्टेप को कभी भी आप स्किप ना करना। मतलब मैं आपको एडवाइस ही कर सकता हूँ, वार्निंग मान लीजिए, मेरी एडवाइस मान लो, जो भी मानना है आपको मानो। बट अगर ये वाला स्टेप आपने न्यूमेरिकल में स्किप किया तो गारंटीड आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और अगर इसको आपने स्किप नहीं किया और प्रॉपर तरीके से बनाया होगा तो 110% आपका आंसर आएगा ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझा रहा हूँ। देखो, एक और बात, आपको हमारा प्रेजेंट गोल क्या है आपको ये भी समझा दें। प्रेजेंट गोल में देखिए, द फोर्सेस वी विल कंसीडर टुडे, मतलब आज के लेक्चर में या फिर नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर, आई मीन अगले 5-6 लेक्चर्स के बीच में हम किन फोर्सेस की बात करेंगे। तो आप उन फोर्सेस की बात करोगे जो अभी आपके आसपास में होते हैं, मतलब इन द वर्ल्ड अराउंड अस, लाइक ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन फोर्स, हैंड्स, किसी पर्सन का हाथ है, हैंड्स पुशिंग और पुलिंग, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड सो, जो आपके आसपास डेली मिलते हैं आपको। क्योंकि देखो, कुछ ऐसी भी फोर्सेस है जो आपके रियल आपके आसपास हमेशा नहीं होती हैं, मतलब वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में कोई चार्ज तो दिखता नहीं हमको, हमारे घरों में कोई चार्ज नहीं है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डेली लाइफ में देखें। मैग्नेट्स के बीच का फोर्स, तो मैग्नेट का फोर्स भी आप डेली लाइफ में तो देखते नहीं हो कि रोज आपके घर में मैग्नेट आ रहा हो। बॉयंसी जो लिक्विड में लगती है वो फिलहाल कंसिडर नहीं करेंगे। न्यूक्लियर फोर्स, ये फोर्सेस हैं बट इनको फिलहाल अभी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, आगे करेंगे, जब इनके चैप्टर्स आएंगे तब करेंगे आपसे डिस्कस। ठीक है, जब आप एनकाउंटर करोगे इनको, दोज इन योर कोर्सेज, देन कैन बी ट्रीटेड इन सेम वे। तो अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आपके मन में आएगा ना कभी, या कभी कोई क्वेरी आ जाए कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि फिलहाल इस चैप्टर में इन फोर्सेस की बात हम लोग नहीं करने वाले, करेंगे लेकिन जब टाइम आएगा तब। इनके भी चैप्टर्स हैं आगे, इनके चैप्टर्स भी हैं, वहां पर इनको भी डिस्कस किया जाएगा, अभी नहीं करेंगे। अभी आप जो भी डिस्कशन कर रहे हो वो सिर्फ इन फोर्सेस की करोगे, ग्रेविटी की फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, हैंड्स वाली फोर्सेस, फ्रिक्शन की फोर्स, स्प्रिंग की फोर्स एंड सो फोर्स, मतलब ऐसे कुछ और एक दो फोर्सेस और आगे। तो चलिए स्टार्ट करो।
सबसे पहले बात करो एक फॉलिंग ब्लॉक के ऊपर। अगर ब्लॉक फॉल कर रहा है एयर में, तो अब आप सबसे पहले मुझे बताएंगे कि ब्लॉक फॉलिंग इन एयर में क्या क्या फोर्स लगेगी। आप इसमें से, इस लिस्ट में से देखो, इस वाले लिस्ट में से कौन कौन सी फोर्स आपको दिख रही है। इस वाले लिस्ट में, ये आपकी लिस्ट है, मतलब एक चेकलिस्ट कह सकते हो, ये आपकी चेकलिस्ट है। आप इसमें से बताओ कौन कौन से फोर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और कौन कौन से फोर्स यहाँ पर एब्सेंट होंगे। तो नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करो। नॉर्मल फोर्स तब आता है जब बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में हो। ब्लॉक फॉलिंग इन एयर किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, मतलब यहाँ नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। टेंशन फोर्स तब आती है जब कोई स्ट्रिंग कनेक्ट की जाए, टेंशन भी नहीं होगा। एयर में कुछ कोई हैंड नहीं है जो बॉडी को पुश कर रहा हो या पुल कर रहा हो। एयर में कोई फ्रिक्शन नहीं है, एयर में कोई स्प्रिंग नहीं है। तो इस लिस्ट में से सिर्फ एक फोर्स आपको दिख रहा है, वो है ग्रेविटी का फोर्स। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक ग्रेविटी की फोर्स दिखाओगे। अब आइए पीछे वाले पॉइंट्स पर। सबसे पहले क्या करना है आपको, आप ऑब्जेक्ट को एक सिंगल पॉइंट मानो, ऑब्जेक्ट को एक सिंगल पॉइंट, और उस पर आप एक फोर्स को दिखाओगे। कैसे, देखो आप, ऑब्जेक्ट मैंने जानबूझ करके क्यूब बनाया है, लेकिन आप डायग्राम में क्यूब नहीं बनाएंगे। आप डायग्राम में क्या करिए, एक सिंगल पॉइंट दिखाइए, सिंगल पॉइंट, और उस सिंगल पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप क्या दिखा दो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज mg। बस इसी डायग्राम को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सेकंड फिगर में, ब्लॉक ऑन द टेबल में, हम क्या करेंगे, नंबर 1 पे जो ब्लॉक दिया गया है आपको, आप ब्लॉक को पहले एक पॉइंट मानेंगे, ब्लॉक एज अ पॉइंट। अब उस पॉइंट पर आपको एरोज दिखाने हैं, एरो का मतलब फोर्सेस दिखानी है। तो फोर्सेस कौन कौन सी होंगी, एक ग्रेविटी की फोर्स होगी जो कि नीचे की तरफ होगी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एरो दिखाओगे जो रिप्रेजेंट करेगा m/g ग्रेविटी की फोर्स को। और क्योंकि ये ब्लॉक टेबल पर रखा है, तो टेबल का जो सरफेस होगा उसकी वजह से ब्लॉक पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। कोई बताएगा इसमें से कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी इस ब्लॉक के ऊपर, मतलब बाय द टेबल जो नॉर्मल लगेगा वो ब्लॉक पर कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा। So vertically upwards. वर्टिकली अपवर्ड्स। वर्टिकली अपवर्ड। तो ये आप एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाएंगे, बस। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हुआ, इसी को फ्री बॉडी डायग्राम कहेंगे। तीसरे में देखो आप, थर्ड केस में, सर एक डाउट था सर। हाँ सर इस वाले में फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्या सर, जो ब्लॉक, ये जो ब्लॉक वाला है? फिर देखो अभी बात आ रही है, अभी हमने फ्रिक्शन कंसिडर ही नहीं किया, अभी हमने फ्रिक्शन पढ़ाया ही नहीं आपको। अभी आज मैंने क्या कहा, जितने अभी फिलहाल जो मैं जो एग्जांपल लूंगा आपको, आज जितने भी एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो सिर्फ तीन फोर्सेस को लेकर डिस्कस करूंगा, ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन। इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं करेंगे आज, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। समझिए, मतलब हम चाह रहे हैं कि पहले बेसिक लेवल पर आप स्ट्रांग बन जाए। हम बहुत ज्यादा फोर्सेस इन्वॉल्व कर देंगे तो समझने में दिक्कत आ जाएगी आपको। तो फ्रिक्शन वगैरह होगा, लेकिन फ्रिक्शन हमने डिस्कस ही नहीं किया है, इस वजह से अभी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे में, अब ब्लॉक ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो पहले क्या करिए, ब्लॉक की जगह पर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करो, एक पॉइंट। अब आप दिखाओगे यहाँ पर फोर्सेस। तो सबसे पहले ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसके अलावा इंक्लाइंड प्लेन से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी अगर आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस फिगर में दिखाना चाहोगे, तो जो फिक्स्ड वेज है जो कि इंक्लाइंड है, उसके परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा नॉर्मल, 90 डिग्री ऑफ दैट इंक्लाइंड सरफेस। तो उसी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम अपने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरीके से। तो एक हमने नॉर्मल दिखा दिया, एक mg दिखा दिया। अब इस डायग्राम को आप कह देंगे कि ये फ्री बॉडी डायग्राम है। यही मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन दे रहा हूँ, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस विच एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। जितनी भी फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रही है उनको एक साथ रिप्रेजेंट करो। अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन वाले में टेक्स्ट के फॉर्म में लिखना चाहूँ कि इस बॉडी पर फोर्सेस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी फोर्सेस ब्लॉक के ऊपर लग रही है, तो आप अगर उसको वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो वर्ड्स में ये लिखो, नंबर 1 फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, नंबर 1 फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वो हमने mg से दिखाया है। और नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन होगा, उसको हमने n से दिखाया है। तो जितनी भी फोर्सेस उस बॉडी पर लग रही हैं, पहले चाहो तो आप उसको लिख लो, और लिखने के बाद उन सब को एक पॉइंट के ऊपर रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाइएगा।
और ध्यान दो, ये जितने भी एरो हैं, ये एरो इस पॉइंट की तरफ है या इस पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहे हैं? जितने भी आप ये एरो दिखा रहे हो, आप डायग्राम्स को फोकस करके देखिए, क्या ये एरो टुवर्ड्स दिस पॉइंट है या अवे फ्रॉम दिस पॉइंट है? क्या लग रहा है आपको? Away from the point. अवे। सेकंड फिगर देखो आप, ये जहां समझो मेरे को। अवे फ्रॉम पॉइंट है, और यही मेरा स्टेटमेंट था यहाँ पर, मेरा स्टेटमेंट यही था, वी ऑलवेज ड्रॉ देम एज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से बाहर निकलने चाहिए वो जितने भी एरोज। और ऑब्जेक्ट को आपने क्या दिखाया हुआ है? ऑब्जेक्ट को कहाँ दिखाया गया है? तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पॉइंट समझिएगा, rather than trying to sketch the object we always going to draw it as a single point, मतलब ऑब्जेक्ट को आपने एक पॉइंट दिखाया और उस पॉइंट से एरो बाहर की तरफ आने चाहिए। कुछ और एग्जांपल दिखाते हैं आपको बेटर क्लियरिटी के लिए। अब ब्लॉक हैंग्ड बाय स्ट्रिंग, सिंपल सा केस है। अब देखो, तो सबसे पहले काम करेंगे जी। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड ऑन कर दीजिए सर, स्क्रीनशॉट लेना है। अभी भेज देंगे बच्चा, नोट्स आ जाएगा आपके पास, पूरा कंप्लीट नोट्स अभी अच्छा भेजेंगे। हाँ, उसमें कोई जरूरत, आप सिर्फ समझने पर फोकस करें, डाउट पूछ सकते हो जो भी है। एक बार फिर समझो, ब्लॉक हैंग्ड बाय द स्ट्रिंग, सबसे पहला काम, ब्लॉक की जगह पर एक पॉइंट, सुनिएगा स्टेटमेंट ध्यान से, ब्लॉक की जगह एक पॉइंट, ठीक, तो एक पॉइंट आपने दिखाया। उसके बाद अब इस ब्लॉक पर क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी? फिलहाल आपके सामने सिर्फ 3 ही फोर्सेस हैं, उनमें से कौन कौन सा होगा? तो ग्रेविटी की फोर्स हमेशा एक्ट करेगी, तो आप सबसे पहले एक डाउनवर्ड एरो दिखाएं जो mg को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद बचता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और तीसरा टेंशन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तब आती है जब कोई ब्लॉक किसी सरफेस के कांटेक्ट में है। अगर ब्लॉक हैंग कर रहा है स्ट्रिंग से, इसका मतलब ये ब्लॉक एयर में है, हैंगिंग चीज हमेशा एयर में होती है, तो एयर में कोई भी चीज होगी वो किसी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं होगी। कोई भी चीज अगर हवा में लटक रही है तो वो हवा के कांटेक्ट में है, किसी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं होगा। लेकिन वो स्ट्रिंग से अटैच है तो स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स आएगा, और स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स को आप इससे देखोगे। स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स के लिए आप ये देखना, जो डायरेक्शन होना चाहिए वो हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब आप बताएंगे कि इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन फोर्स किधर की तरफ लगेगा? अवे फ्रॉम दिस ब्लॉक अगर जाना है आपको, तो टेंशन फोर्स स्ट्रिंग की वजह से ऊपर की तरफ दिखाएंगे या नीचे की तरफ दिखाएंगे? अवे फ्रॉम द Upwards. जी, किधर दिखाएंगे? अपवर्ड। अपवर्ड। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऊपर की तरफ एरो दिखाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगा इसके टेंशन फोर्स को, कैपिटल टी को। बस इस डायग्राम को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सेकंड फिगर में आ जाओ, मिडिल वाली फिगर में एक बार। जो ब्लॉक 2 है, सुनिएगा ध्यान से, अब ब्लॉक 2 इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ब्लॉक 2 को एक पॉइंट मानो। अब इस पे फोर्सेस क्या होंगी? तो अगेन सेम चीज, ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ होगी, और जो स्ट्रिंग 2 है उसकी वजह से ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स होगी, स्ट्रिंग की वजह से ऊपर टेंशन फोर्स। तो आप एक इसको आप mg दिखाएंगे, और स्ट्रिंग 2 है तो उसको मैं t और उसमें 2 लिख देता हूं, t2 का मतलब स्ट्रिंग 2 है। जब आप ब्लॉक 1 की बात करेंगे, ब्लॉक 1 की, तो इसके लिए क्या करेंगे, ब्लॉक 1 को एक पॉइंट दिखाएंगे, ठीक है, सुनिए अब ध्यान से सुनना। ब्लॉक 1 को एक पॉइंट दिखाया, उसके बाद उस पर क्या क्या फोर्स होंगी? तो ग्रेविटी हमेशा होती है, ग्रेविटी एक नेचुरल फंडामेंटल फोर्स है जो कि हर एक बॉडी के ऊपर होती है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर m इंटू जी दिखाया। अब वो ब्लॉक 1 2 स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, 2 स्ट्रिंग से। कौन कौन सी स्ट्रिंग हैं जो ब्लॉक 1 से अटैच करी गई हैं? तो ब्लॉक 1 से स्ट्रिंग 1 को अटैच किया गया है, और ब्लॉक 1 से ही स्ट्रिंग 2 भी अटैच है। तो स्ट्रिंग 1 की वजह से ब्लॉक पर टेंशन फोर्स लगेगा, स्ट्रिंग 2 की वजह से ब्लॉक पर टेंशन फोर्स लगेगा, और दोनों टेंशन फोर्सेस अवे फ्रॉम दिस ब्लॉक होने चाहिए, इससे बाहर जाते हुए, ब्लॉक से बाहर जाना चाहिए। तो अगर ब्लॉक से बाहर की तरफ दिखाना है आपको टेंशन फोर्स, तो स्ट्रिंग 1 की टेंशन फोर्स को आप ऊपर दिखाओगे, अवे फ्रॉम दिस ब्लॉक, और स्ट्रिंग 2 की टेंशन फोर्स किधर दिखाएंगे? अगर मुझे अवे फ्रॉम ब्लॉक दिखाना है तो स्ट्रिंग 2 का टेंशन फोर्स ब्लॉक 1 पर कौन सी डायरेक्शन में दिखाओगे आप? डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाएं या फिर अपवर्ड डायरेक्शन दिखाएं? Downwards. चेक कर लो बाकी लोग भी, है ना? किधर दिखाओगे आप बताओ? मैं यहाँ पहले ओरिजिनल डायग्राम में आ रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आप इनटू द ब्लॉक जा रहे हो, अगर ऊपर दिखाओगे तो ये इनटू द ब्लॉक है, और नीचे दिखाओगे तो आउट ऑफ ब्लॉक है।
और मैंने पीछे लिखा था कि टेंशन फोर्स ब्लॉक से अवे होना चाहिए, उससे दूर जाना चाहिए, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप ऊपर एरो दिखाओगे तो गोइंग इनटू द ब्लॉक बन जाएगा, नीचे एरो दिखाओगे तो गोइंग अवे फ्रॉम द ब्लॉक बनेगा, और रूल कहता है कि अवे फ्रॉम ब्लॉक दिखाना है। इसका मतलब टेंशन फोर्स नीचे की तरफ दिखाएंगे हम। तो स्ट्रिंग 2 की वजह से हम नीचे की तरफ टेंशन फोर्स दिखाएंगे, एक एरो नीचे दिखाओगे, और स्ट्रिंग 1 की वजह से ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स दिखाओगे। दो अलग अलग टेंशन फोर्सेस, एक को T1 से रिप्रेजेंट करेंगे और एक को T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया ब्लॉक 1 का फ्री बॉडी डायग्राम। आया पॉइंट समझ में? Yes, sir. क्लियर हो रहा है यहां तक? Yes, sir. बाकी मेरा इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको आप हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा। अब थर्ड फिगर में अगर बातें, थर्ड फिगर में अ ब्लॉक हैंग्ड बाय 2 स्ट्रिंग, तो इसमें कैसे करोगे? तो इसमें भी हम इस ब्लॉक को सबसे पहले एक पॉइंट दिखाएंगे, ब्लॉक एज अ पॉइंट। नंबर 1 बार बार यही करना है, सबसे पहले एक पॉइंट बनाएंगे, उस पॉइंट पर आप उसकी ग्रेविटी के फोर्स को नीचे की तरफ दिखाओगे, ये हो गया m/g। उसके अलावा क्योंकि ये दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो दोनों स्ट्रिंग्स की वजह से टेंशन फोर्स आएगी। अगेन टेंशन फोर्स ब्लॉक से बाहर निकलना चाहिए, तो इस ब्लॉक से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, मतलब ब्लॉक से स्टार्ट करिए और ब्लॉक से बाहर जाइए, ब्लॉक से बाहर की तरफ, इस तरफ टेंशन फोर्स दिखाएंगे अवे फ्रॉम द ब्लॉक और स्ट्रिंग के अलोंग। तो एक टेंशन फोर्स आप स्ट्रिंग 1 की तरफ दिखाओगे और एक टेंशन फोर्स स्ट्रिंग 2 की तरफ दिखाओगे। दो टेंशन फोर्स होंगी क्योंकि दो स्ट्रिंग है, तो एक को T1 से रिप्रेजेंट करेंगे और एक को T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डायग्राम कहलाएगा हमारे लिए फ्री बॉडी डायग्राम। एक्सक्यूज मी सर। जी सर सेकंड डायग्राम में अगर हम लोग स्ट्रिंग 2 को एक ऑब्जेक्ट लें तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा? बनाएंगे बच्चा, एक मिनट, हम बिल्कुल आप नोट कर लो, मैं इसको डिस्कस करूंगा, मैं खुद डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन को कि स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा, तो मैं डिस्कस करूंगा उसको भी, है ना। अभी इसलिए नहीं बच्चा करना चाह रहे ना कि ये एक सीक्वेंस में कंफ्यूजन का पॉइंट आ जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लें स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, मैं बता सकता हूँ ओके भी, सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये स्टैक ऑफ ब्लॉक्स, कई सारे ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे हैं। अब इसमें अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? स्टैक ऑफ ब्लॉक्स में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सुनिएगा। तो अगर मुझसे कोई कहे कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक 1, तो अब आप समझो स्टेप्स इतनी देर में आपको क्लियर हो चुके होंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक पॉइंट बनाएंगे, सबसे पहले एक पॉइंट। ये पॉइंट रिप्रेजेंट किसको करेगा बताएंगे आप? ब्लॉक ये 1। जी Block 1. हाँ, ये जो पॉइंट दिखाते हो उस ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन है। मैंने यहाँ पर यही चीज लिखी थी कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब आप उसको ना स्केच नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को डिटेल नहीं बनाना है कि क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है तो क्यूब बनाओगे ना, आप उसको पॉइंट दिखा दो, ऑब्जेक्ट जैसा भी है। उसके बाद अब इस ऑब्जेक्ट पर क्या क्या फोर्सेस होंगी, तो ग्रेविटी एक फंडामेंटल फोर्स, बार बार कह रहे हैं वो सबके लिए होगा, m/g। इसको m1 लिख दे रहे हैं ना, ब्लॉक 1 के लिए m1 से डिनोट कर दे रहे हैं इसको, m1g। इसके अलावा कौन सी फोर्सेस होंगी? फिलहाल हम 3 फोर्सेस को ही डिस्कस कर रहे हैं, mg डिस्कस कर रहे हो, नॉर्मल डिस्कस कर रहे हो, टेंशन डिस्कस कर रहे हो। तो टेंशन फोर्स तो तब आता है जब कोई रस्सी लगी हो, कोई स्ट्रिंग हो। इस फिगर में कहीं कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो इस नॉर्मल होगी सर। सिर्फ नॉर्मल होगा, और नॉर्मल सरफेस के कांटेक्ट से आता है। तो ब्लॉक 1 कितनी सरफेसेस के कांटेक्ट में है? तो ब्लॉक 1 का जो बॉटम सरफेस है, ब्लॉक 1 की बॉटम सरफेस वो फ्लोर को टच कर रही है, तो फ्लोर की वजह से ब्लॉक 1 पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। रीजन, नॉर्मल फोर्स हमेशा इनटू द बॉडी होता है और टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। नॉर्मल हमेशा बॉडी के अंदर जाता है और टेंशन हमेशा बॉडी से बाहर जाता है। तो अगर हम देखो, अगर हम फ्लोर से स्टार्ट करें और ब्लॉक के अंदर जाना है मुझे, फ्लोर से ब्लॉक के अंदर, तो ऊपर की तरफ ही जाओगे, यही नॉर्मल की डायरेक्शन बन जाएगी। अगर आप ब्लॉक 2 वाली साइड से चलो तो वहां से नॉर्मल किधर दिखाओगे? ब्लॉक 2 की वजह से जो नॉर्मल आएगा वो ब्लॉक 1 के अंदर जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ। तो एक नॉर्मल आप नीचे की तरफ भी दिखाएंगे। समझ गए? ये दो नॉर्मल कौन से हैं? एक नॉर्मल जो दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ, ये फ्लोर की वजह से लग रहा है,
और एक नॉर्मल जो नीचे दिखा रहे हो ये किसकी वजह से लग रहा है, ये ऊपर वाले ब्लॉक 2 की वजह से लग रहा है। नॉर्मल बाय द ब्लॉक 2 दिखा रहे हो और ऊपर नॉर्मल बाय द फ्लोर दिखा रहे हो। आ रहा समझ में ये चीज? Yes, sir. अब देखिए ब्लॉक 2 का डायग्राम कैसे बनाएंगे। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम को इन शॉर्ट आप एफबीडी करते हो और एफबीडी ऑफ ब्लॉक 2 दिखाना है, अगर आपको समझो। अगेन एक पॉइंट दिखाओ, सबसे पहले इसमें एमजी ड्रॉ कर दो आप, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिकॉज एमजी हमेशा डाउनवर्ड रहना है। अब ब्लॉक 2 एक सैंडविच ब्लॉक है। सैंडविच ब्लॉक क्यों कह रहे हैं इसको? सैंडविच किसको कहते हो आप? सैंडविच मतलब दो ब्रेड के बीच में कुछ डाल दिया, तो ब्लॉक 2 सैंडविच है किन के बीच में? ब्लॉक 3 के बीच में और ब्लॉक 1 के बीच में। दो ब्लॉक के बीच में एक फंसा हुआ है, सैंडविच टाइप ब्लॉक हुआ। तो इसके दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, कौन कौन से? एक तो ये इसका बॉटम साइड ब्लॉक 1 पे है, बॉटम साइड से ये ब्लॉक 1 को टच कर रहा, और टॉप साइड पर ये ब्लॉक 3 को टच कर रहा। तो दोनों साइड से इस ब्लॉक के अंदर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगी। तो ब्लॉक 3 के साइड से, ब्लॉक 3 के साइड से अगर हम ब्लॉक 2 के अंदर चलें, ब्लॉक 3 वाली साइड से इनटू द ब्लॉक 2, तो नीचे जाना पड़ेगा आपको, और ब्लॉक 1 की साइड से इनटू द ब्लॉक 2 ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप दो एरो दिखाएंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जो ऊपर वाला एरो दिखा रहे हैं दिस इज नॉर्मल बाय द ब्लॉक 1, और जो नीचे नॉर्मल दिखा रहे हो वो नॉर्मल बाय द ब्लॉक 3। अब आपको अगर फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक 3 का दिखाना है, मान लो थर्ड वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, अगेन एक पॉइंट mg यूनिवर्सल फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स फंडामेंटल कही गई है इसीलिए m/g, इसको m3 से डिनोट कर देना है, यहाँ पर m2। और ब्लॉक 3 कितने 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 और ब्लॉक्स के कांटेक्ट में है? ब्लॉक 3 कितनी साइड से किसी और को टच कर रहा है? सर एक साइड से ब्लॉक 2 ओनली ब्लॉक 2। तो ब्लॉक 2 वाली साइड से आपको ब्लॉक 3 के अंदर घुसना है। ब्लॉक 2 से ब्लॉक 3 के अंदर जाओ, यानी ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाएंगे, इसको लिख देंगे नॉर्मल बाय ब्लॉक 2। बस ये डायग्राम से हमेशा ध्यान, नॉर्मल बॉडी के अंदर आना चाहिए और टेंशन बॉडी से बाहर जानी चाहिए। टेंशन भाई आपको टेंशन होती है तो टेंशन आप रिलीज करते हो कि टेंशन एब्जॉर्ब करते हो? आप ये बताओ, आपकी जनरल लाइफ में अगर आपको टेंशन हो जाए तो आप क्या करते हो? टेंशन को और ज्यादा एब्जॉर्ब करते हो या उसको रिलीज करने की कोशिश करते हो? रिलीज करने की कोशिश। तो रिलीज मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी होना चाहिए ना, टेंशन फोर्स को हमेशा बॉडी से अवे जाना चाहिए। और जो चीजें आपको आपकी लाइफ में नॉर्मल करती हैं, मान लो आप किसी वजह से एबनॉर्मल हो गए हो, तो जो चीज आपको नॉर्मल करती है उसको एब्जॉर्ब करो, इन्हें अपनी बॉडी के अंदर लाओ, और जिस चीज से आपको टेंशन होती है उसको आप अपनी बॉडी से बाहर लेके जाओ। ऐसे याद रखो, क्लियर हुआ? यस सर। चलिए अब जरा राइट वाले डायग्राम पे आते हैं। राइट वाले डायग्राम पे आओ। राइट वाले डायग्राम पे भी कई सारे ब्लॉक एक दूसरे को कांटेक्ट में है। डरना नहीं है, पहले बता रहे हैं आपको, डर से कुछ नहीं होने वाला। मैं इसीलिए बहुत आज ना सिस्टमेटिक वे में आपको लेके चल रहा हूँ कि नॉर्मल रिएक्ट, पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लो, फिर तो हम सब कुछ कर ले जाएंगे। चलिए इसमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे ब्लॉक ए के लिए। तो ब्लॉक ए के लिए जब दिखाएंगे तो पहला काम तो एक पॉइंट दिखाया, ये कॉमन चीज हो गई। इसके बाद सबसे पहले आपने mg दिखा दिया नीचे की तरफ, ठीक है, तो इसको ma/g। अब इसके बाद ये ब्लॉक जितनी साइड किसी और से टच हो रहा होगा ना, जहां जहां ये टच हो रहा किसी और से, उनसे नॉर्मल बॉडी के अंदर की तरफ आएगा। तो अब बताइए फ्लोर की वजह से नॉर्मल बॉडी ए के अंदर ऊपर जाएगा, और बी वाले की वजह से, क्योंकि बी से भी आप कांटेक्ट में हो, बी को भी टच कर रहे हो, तो बी की वजह से नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। नॉर्मल हमेशा सरफेस के 90 डिग्री और इनटू द बॉडी, सरफेस के 90 डिग्री और बॉडी के अंदर की तरफ। तो इसमें दो नॉर्मल दिखाएंगे, एक नॉर्मल ऊपर की तरफ दिखाएंगे और एक नॉर्मल आप थोड़ा सा ऐसे एंगल पे दिखाओगे। जो ऊपर की तरफ नॉर्मल दिखा रहे हैं ये बाय फ्लोर है, और जो ऐसे आप किसी एंगल पर दिखा रहे हो ये नॉर्मल बाय ब्लॉक बी है। आई बात समझ में? ये चीज आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जो नॉर्मल बाय बी दिखाया है मैंने वो इस इंक्लाइंड सरफेस के 90 है, इसीलिए इसको नॉर्मल कहते हो, परपेंडिकुलर टू सरफेस होना चाहिए।
तो इस स्लांटेड सरफेस के 90 डिग्री पर, ये जो स्लांटेड सरफेस देख रहे हो इसका 90 डिग्री ऐसे बनेगा, और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का 90 डिग्री ऐसे बनेगा। तो सरफेस के 90 डिग्री पर और इनसाइड द बॉडी चले जाओ, नॉर्मल की डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। फॉर बी, ब्लॉक बी के लिए आते हैं पॉइंट। अब आते हैं, पहले एमजी दिखा दें वो, तो एम बी और जी। अब इसके बाद आते हैं कि बी जो है वो कितनी जगह से टच हो रहा है, मतलब उसकी कौन कौन सी साइड, कौन कौन सा, दो से टच हो रहा है। तो जो ब्लॉक सी से टच हो रहा है उसका नॉर्मल किधर दिखाओगे? ब्लॉक सी से जो टच हो रहा है उसका नॉर्मल दिखाएं किस तरफ? So downwards. पक्का ना? Yes, sir, downwards. Yes. ठीक है, Yes. ओके। तो दिस इज अ नॉर्मल बाय द ब्लॉक सी, ओके। और ब्लॉक ए की वजह से नॉर्मल, तो ब्लॉक ए की वजह से आप बी के अंदर जाओ, बी के अंदर लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो थोड़ा सा स्लांटेड नहीं होगा? बोलो। Yes. Yes, sir. भाई ब्लॉक ए की साइड से बी के 90 डिग्री पर ब्लॉक बी के अंदर जाओ, ये नॉर्मल लगेगा। ब्लॉक सी की साइड से बी के अंदर आओ तो नीचे आओगे, 90 डिग्री पे घुसना है उसमें, मतलब ब्लॉक पे 90 डिग्री पर एंटर करना है, दैट इज नॉर्मल फोर्स। फॉर ब्लॉक सी अगर देखेंगे तो सेम प्रोसेस, पॉइंट, देन ग्रेविटी की फोर्स, और ब्लॉक सी पर बी की वजह से आप ब्लॉक सी के अंदर जाओ, बी वाले साइड से ब्लॉक सी के अंदर, इसमें दो ही नॉर्मल लगेंगे। तो एक एमसीजी हो गया, इसका वेट हो गया, एमसीजी इसका वेट हो गया, और उसके अलावा नॉर्मल जो बाय द ब्लॉक बी हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक? No. No, sir. मतलब आपको लग रहा है कि फ्री बॉडी डायग्राम आसान टॉपिक है या डिफिकल्ट लग रहा है अभी? ठीक है, Easy लग रहा है। ठीक है, थैंक यू। बस ये दो बात ध्यान रखना, नॉर्मल मतलब इनटू द बॉडी, और टेंशन अवे करना है, अपनी रियल लाइफ से जोड़ो। नॉर्मल चीजों को आप एब्जॉर्ब करते हो और टेंशन देने वाली चीजों को दूर कर देते हो। जिससे टेंशन है उससे दूरी बनाओ, और जो आपको नॉर्मलाइज कर दे उससे उससे आप क्लोज हो जाओ, ऐसे याद रखना है। सर इसमें एक डाउट है सर। बताइए। सर इसमें जो फॉर बी है उसमें सर जो n/c है उसको mcg भी कह सकते हैं ना, ये सब मत करो अभी, उसको हम किसके बराबर करेंगे वो न्यूटन लॉ पे छोड़ दो, वो न्यूटन लॉ का पार्ट आ जाएगा। अभी हम सिर्फ फोर्सेस से ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा फोर्स एमसीजी के बराबर होगा या नहीं होगा, ये तो न्यूटन लॉ का पार्ट है। मतलब दोनों बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं, वो इक्वेशन हुई। देखो अगर आप दो चीजों को बराबर करते हो, आप कहते हो a इक्वल टू बी, तो ये क्या कोई इक्वेशन नहीं है मैथ के हिसाब से? बोलो। यस सर। तो फिर इक्वेशन कैसे बना दे हम? इक्वेशन तो न्यूटन लॉ से बनेगी, क्योंकि जरूरी है कि बराबर हो। मैथ में दो चीजें हमेशा बराबर ही होंगी, क्या ग्रेटर देन का साइन नहीं हो सकता या लेस देन का साइन नहीं हो सकता? तो वो ये तो हमको देखना पड़ेगा कि आर दे इक्वल और अनइक्वल, एंड इफ दे आर इक्वल, इफ दे आर अनइक्वल देन विच वन इज लार्जर, विच वन इज स्मॉलर। यही तो न्यूटन लॉ है, यही तो आपको आगे करना है न्यूमेरिकल्स में। चलो ये हमने क्या किया, थोड़े से सिंप्लीफाइड वर्जन्स लिए थे। अब आपको ना मैं एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दे रहा हूं, लेकिन देखो मैंने नीचे लिखा है स्टिक टू द फंडामेंटल, अगेन डरना मना है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में डरना मना है, आपको इस बात ध्यान रखिएगा, कोई डर नहीं। देखो क्या करेंगे, वेज है, ब्लॉक है, फ्लोर है। अब डायग्राम को देखते ही लोगों की हालत खराब हो जाती है कि यार ये क्या हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले आते हैं फॉर द ब्लॉक 1 पे। ठीक, पॉइंट, स्टिक टू द बेसिक्स। पॉइंट आया, उस पर सबसे पहले आपने ब्लॉक 1 का mg दिखा दिया, m इंटू जी हो गया, खत्म। इसको m1g लिख दो। उसके बाद क्या ब्लॉक 1 किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है? फिगर को देख के बताओ, क्या ब्लॉक 1 किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड दिख रहा है आपको? No sir. नहीं दिख रहा, यानी उस पर कोई टेंशन फोर्स नहीं है। क्या ब्लॉक 1 किसी सरफेस पर रखा गया है? यस सर। रखा है, तो नॉर्मल आएगा। अब किधर दिखाओगे नॉर्मल को? तो जिस सरफेस पर आपने रखा है, ब्लॉक 1 को वेज पे रखा गया है, तो जो वेज वाली सरफेस है
वेज वाली सरफेस, इससे ब्लॉक 1 के परपेंडिकुलरली और ब्लॉक 1 के अंदर जाना है, ब्लॉक 1 के परपेंडिकुलरली ब्लॉक 1 के अंदर। उसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये हो गया डायग्राम मेरा, खत्म हो गया। इसको आप नॉर्मल कह दीजिए, नॉर्मल बाय वेज W। अब आइए ब्लॉक 2 पर। ब्लॉक 2 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या दिखाओगे? तो ब्लॉक 2 के लिए अगेन एक पॉइंट दिखाया, उसमें mg दिखा दिया, m2g कर देते हैं इसको। उसके अलावा ब्लॉक 2 किसी सरफेस पर नहीं है, वो हवा में लटक रहा है। ब्लॉक 2 एयर में है, तो वहां कोई सरफेस नहीं है, यानी इसके ऊपर नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर टेंशन फोर्स हो जाएगी क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ है। तो नॉर्मल किधर दिखाओगे? इनटू द ब्लॉक या अवे फ्रॉम द ब्लॉक? पीछे इतनी देर से मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ नॉर्मल बॉडी के अंदर होना चाहिए, टेंशन बॉडी से बाहर होनी चाहिए। तो किधर दिखाएंगे टेंशन फोर्स? डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में? अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में एक एरो दिखा दो जिसको टेंशन फोर्स कह देंगे। टेंशन बॉडी से बाहर, नॉर्मल बॉडी के अंदर। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद आप एक आओ, अब हम दिखाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द वेज। ये थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन चाहिए इसके अंदर। सबसे पहले वेज को पॉइंट दिखाया, ये काम तो सब में करना है। ग्रेविटी सबसे पहले दिखा दो क्योंकि वो एक ऐसी फोर्स है जो हर जगह होती है, यूनिवर्सल फोर्स है ग्रेविटी की। तो आप नीचे mg दिखाओगे, उसको mw कर दे रहे हैं, मास ऑफ वेज मल्टीप्लाइड बाय g। अब इसके बाद आते हैं, क्या वेज 1 किसी स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है? क्या कोई स्ट्रिंग वेज 1 से बंधी हुई है? ये रेड कलर से स्ट्रिंग दिखाई जा रही है आपको, ये स्ट्रिंग है, पुली है और उससे एक ब्लॉक लटका है। तो क्या वेज का कांटेक्ट किसी स्ट्रिंग से हो रहा है? बताएं। Yes, sir. यस। हो रहा है। तो उसकी टेंशन वेज से बाहर जाएगी। तो किधर दिखाओगे? अगर टेंशन को वेज से बाहर दिखाना है तो राइट दिखाएंगे, राइट साइड। राइट साइड। तो आप क्या करेंगे? राइट साइड एक टेंशन फोर्स दिखाएंगे। अच्छा ये हो गया, टेंशन बॉडी से बाहर निकल गई। अब वेज पे, वेज का जो बॉटम सरफेस है वो किसी फ्लोर पे रखा गया है, तो वेज फ्लोर के कांटेक्ट में है, फ्लोर को टच कर रही है। तो फ्लोर से वेज के अंदर एक नॉर्मल आएगा, फ्लोर से वेज के अंदर। तो उसको आप क्या करेंगे? ऊपर की तरफ दिखाएंगे, बाय फ्लोर इनटू द वेज, बाय फ्लोर इनटू द वेज एक नॉर्मल दिखाओगे। तो दिस इज नॉर्मल बाय फ्लोर। सर ब्लॉक 1 से नहीं आएगा नॉर्मल हाँ फोर्स? बिल्कुल आएगा, जितने बिल्कुल आएगा, जितने कांटेक्ट हैं सबसे आएगा। ब्लॉक 1 से भी कांटेक्ट है उसका, ब्लॉक 1 और वेज एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो ब्लॉक 1 से भी एक नॉर्मल आएगा, इनटू द वेज आएगा, परपेंडिकुलर टू वेज आएगा। इनटू एंड परपेंडिकुलर, दो बातें ध्यान रखनी है बस। तो ब्लॉक 1 से वेज के परपेंडिकुलर उसके अंदर जाना है, परपेंडिकुलर टू वेज, इनसाइड द वेज। तो वो नॉर्मल भी दिखाओगे आप। वो नॉर्मल थोड़ा सा एंगल पर होगा। ये बात समझ पा रहे हो कि नॉर्मल एंगल पे क्यों दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर? यस सर। ओके, सो दिस इज नॉर्मल बाय ब्लॉक 1। ओके, जितने कांटेक्ट उतने नॉर्मल, छोड़ना किसी को नहीं है। अब इसके अलावा एक और पॉइंट सुनना, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, देखो कौन कौन सी फोर्सेस को हम दिखाते हैं। मतलब यहाँ पर था, सॉरी ये वाला पॉइंट, ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, हैंड्स, पुशिंग। मतलब अगर आप अपने हाथ से किसी बॉडी को पुल कर रहे हो, अपने हाथ से किसी चीज को पुश कर रहे हो, तो वो भी एक फोर्स है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ पर ये जो पुश है वो किसी पर्सन के हैंड से आ रहा है, मतलब किसी बाय हैंड, कोई पर्सन का हाथ होगा, वो हाथ से धक्का दे रहा है इसको। तो आप इसको भी कंसिडर करेंगे, इसको भी दिखाएंगे। किधर दिखाएंगे? तो राइट साइड डायरेक्शन है तो राइट साइड दिखाएंगे। तो आप राइट साइड डायरेक्शन में एक और एरो बना दो, एक और एरो राइट साइड डायरेक्शन में बनाओगे। ये एरो उस जो बाय हैंड उसको पुश कर रहे हैं उसको दिखा रहे हैं, पुश बाय द हैंड। तो अगर मैं इसको F मान लेता हूं कि ये F है, तो मैं इसको F से डिनोट कर दूंगा। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब बताएं आप लोग, अगर आपको ये चीजें समझ आ गई हो तो हम आगे बढ़ें। फ्री बॉडी डायग्राम का बेसिक्स मैंने बताया अभी आपको। मैंने अभी कुछ फोर्सेस कंसीडर नहीं किए हैं, और डिस्क्लेमर मैंने पहले बता दिया था आपको, पढ़ाने से पहले डिस्क्लेमर लगा दिया था कि मैं क्या नहीं बताऊंगा अभी। तो अभी मैंने
अभी हम ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल की बात नहीं करेंगे जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, बुओयेंसी लग रहा होगा, न्यूक्लियर लग रहा होगा। और फिलहाल के लिए मैं ऐसा कोई एग्जांपल भी नहीं लेने जा रहा जहां पर फ्रिक्शन होगा और स्प्रिंग होगा, इसकी भी बात नहीं करूंगा मैं। फ्रिक्शन और स्प्रिंग हम 1-2 लेक्चर्स के बाद बात करेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, बुओयेंसी, न्यूक्लियर ये तो क्लास 12th में बात करेंगे आप इसकी, अभी नहीं बात करोगे। आगे बढ़े बच्चे, आप लोग अलाउ करो तो आगे बढ़े। Yes, sir. फ्री बॉडी डायग्राम समझ आ गया अच्छे तरीके से? Yes, sir. Yes, sir. चलो थैंक यू। अब आते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स को हम यूज कैसे करेंगे, क्योंकि पीछे यही बात की गई थी। एक्चुअली फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से करोगे क्या, इसका पर्पस तो होना चाहिए ना कुछ, तो यहाँ पर यही बात की गई थी। स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड, ये तो हो गया कि आपने समझा, एंड नाउ यूज फ्री बॉडी डायग्राम। अंडरस्टैंड एंड यूज दो अलग बातें हैं यार। फ्री बॉडी डायग्राम समझ आ गया, यहाँ पर आपने कहा यस, अब इसका यूज कैसे करोगे, कैसे इसको यूज किया जाए न्यूमेरिकल्स में। बच्चा नोट्स बहुत प्रिसाइज बनाता हूँ मैं, ध्यान रखना। मेरे नोट्स अगर आप इसको भी, ये एक तरीके से ना तुम्हारे रिवीजन नोट्स होंगे। आप खुद इतने अच्छे नोट्स नहीं बना पाओगे जितना आपको इस तरीके से दे रहा हूँ मैं। टू दी एक्सक्यूज मी पॉइंट। सर। जी पूछो मुझे, पूछो। सर ये जो वेज पे पुश वाला फोर्स लग रहा था, पुश बाय हैंड, सर वो ब्लॉक 1 में ही लगेगा? नहीं सर क्योंकि ब्लॉक 1 तो कांटेक्ट में है ना वेज के। गुड डाउट। नहीं नहीं, तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पर किसी पर्सन का हाथ होगा तो पर्सन का हाथ किसको टच करेगा? हैंड्स ऑफ पर्सन किसके टच में आएगा? डायरेक्ट टच में, अच्छा। इनडायरेक्ट टच में नहीं। ओके सर, डायरेक्ट टच। डायरेक्ट टच तो वेज से होगा ना, तो वेज पे ही दिखाएंगे। जिसके साथ डायरेक्ट टच है उसको दिखाएंगे सर, इनडायरेक्ट टच नहीं। हाँ सर, थैंक यू। राइट, ओके। सर एक सेकंड, वो जो आपने पिछला एक एग्जांपल लिया था ना, जहाँ पे एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक, उसके ऊपर एक ब्लॉक था, सर एक सेकंड वो दिखा दीजिए। हाँ सर, इसमें जैसे जो ब्लॉक 3 है सर, जैसे एक स्क्रीन के लिए इसको मान लेते हैं कि जैसे ब्लॉक 1 जैसे कोई कांच का ऑब्जेक्ट है या फिर कुछ ऐसा है जो मतलब थोड़ा वीक है सर, उसके ऊपर ब्लॉक 2 से अगर सिर्फ फोर्स लग रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ब्लॉक 3 कुछ बहुत हैवी होता तो सर वो टूट जाता है ना, क्योंकि सर उसके भी तो फोर्स ब्लॉक 1 पे लग रहा है। नहीं बच्चा, वो मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा है कि ब्लॉक 3 का वेट उसमें चला जाएगा। यस सर। हाँ, यही इसीलिए बोल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। समझा रहा हूँ, एक आप थोड़ा सा टाइम दे मेरे को, समझा रहा हूँ। आप, मैं ना बड़ा, हम लोग स्लोली आगे बढ़ेंगे, लेकिन बात मानो, थोड़ी देर के लिए आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो कि आपको सब कुछ बताऊंगा मैं। थोड़ा सा ट्रस्ट करना होगा आपको, और थोड़ा सा पेशेंस रखो। जल्दीबाजी करेंगे ना बच्चा अगर हम, तो क्या होता है कि वो खिचड़ी टाइप की बन जाएगी, और ऐसी खिचड़ी जो खाने के लायक भी नहीं होती है। थोड़ा सा वेट करो, हो सकता है आपको इसी लेक्चर में आपका आंसर मिल जाए। ठीक है बच्चे? हाँ, अब आते हैं, देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद अब आप आओगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे। ठीक है, 3 लॉज हैं, तो ये ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बात करना चाह रहा क्योंकि शायद ये आप प्रीवियस क्लासेस में, मेरे ख्याल से क्लास 9th में भी इसके बारे में आप बात कर चुके होंगे। किया आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, इनके लॉज के बारे में? यस। तो Yes, sir. 3 लॉज आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इनको समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्री बॉडी डायग्राम के साथ साथ ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट लॉ अगर मैं आपसे पूछता तो मेरे ख्याल से सारे बैच में जितने बच्चे हैं सब बता देते, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर भी मैं आपसे इसको डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूं। देखो, पहला क्या कह रहे हैं? एवरी पार्टिकल continues to be in the state of rest or in the state of uniform motion until acted upon by a force। यही लॉ है इसका, यही है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हो। यस सर। इसी को आप क्या बोलते हो? अगर आप ध्यान करो तो इसको क्या बोला जाता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। दैट मीन्स कि हर एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर किसी भी चेंज को अपोज करता है। बॉडी जिस स्टेट में होती है उसी स्टेट में रहना प्रेफर करती है। तो अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझिएगा क्या कह रहे हैं। एवरी पार्टिकल कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। पहले तो आप यूनिफॉर्म मोशन समझाओ क्या होता है यार। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? तो बताएंगे आप? यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम रहे। हाँ, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि स्पीड उसकी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, मतलब स्पीड उसकी कांस्टेंट रहे, कभी चेंज ना करे।
और प्लस उसके मोशन की जो डायरेक्शन है, मतलब जिस तरफ वो जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन वो भी क्या करे, कांस्टेंट। दोनों में से कोई भी चीज चेंज ना करे। तो ये कब हो रहा, अनटिल एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। ठीक है, ये तो वर्ड्स में हो गया, लेकिन इसमें न्यूटन बताना क्या चाह रहे थे हम लोग को भाई, मतलब वो दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे थे अपने इस स्टेटमेंट से, उन्होंने क्या मैसेज दिया लोगों को? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि साइंटिस्ट ने जो लॉ दिया और हमने जो लॉ समझा उसमें कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, और ये फिजिक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, कि जो लॉज हैं उनको उसी तरीके से समझा जाए जिस तरीके से वो बताए गए हैं, ना कि जिस तरीके से आपको समझ में आ रहे। हमें लॉ किस लैंग्वेज में समझ में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, उसका एक्चुअल मतलब क्या है वो समझो आप। तो इस लॉ से वो दुनिया को ये मैसेज देना चाह रहे थे, या ये बताना चाह रहे थे कि बॉडी को रेस्ट पे रखने की क्या कंडीशंस हैं और बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने की क्या कंडीशंस हैं। क्राइटेरिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, या फिर अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट तभी मिल सकती है जब सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो हो जाए। क्या इस स्टेटमेंट को ऐसे कह सकते हो, या दोनों का कुछ अलग मतलब निकल के आ रहा है आपको? Every particle continues to be in the state of rest or in the state of uniform motion until acted upon by the force। यानी कि जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट पे रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस कितना होना चाहिए वहां पर, इक्वल टू 0। बोलो आप, क्या इस स्टेटमेंट का ये मैथमेटिकल वर्जन सही है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0? ये क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल वर्जन कह सकते हैं इसको? बोलो भाई। यस सर। मैथमेटिक, आप न्यूटन फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हो? फिजिकल मतलब देखो, उन्होंने वर्ड्स में बोला है, आप उस वर्ड को मैथ की लैंग्वेज में बोल रहे हो, तो मैथ की लैंग्वेज में आप क्या कह रहे हो? सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 होना चाहिए। सेकेंड लॉ कहते हैं कि अगर एक पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स है, when a particle is acted upon by a force, the momentum of particle changes with a time and the time rate change of momentum is proportional to the force of particle। और इसका मैथमेटिकल वर्जन ये है, मैथमेटिकल वर्जन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, वो कहता है कि F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। ये आपने शायद इक्वेशंस पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है इसके बारे में? पढ़ी है सर। पढ़ी है। तो आप देखो, दो तरीके से आप लॉ पढ़ रहे हो, एक थियोरेटिकल वे में और एक मैथमेटिकल वे में। तो थ्योरी वाइज मतलब वर्ड्स में क्या है उसका मतलब, और मैथमेटिकल का मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। और यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट और ऐड किया था, अगर आपको याद हो, फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो फोर्स की भी कुछ डायरेक्शन होगी और एक्सेलरेशन की भी कोई डायरेक्शन होगी। न्यूटन ने अपने लॉ में क्लियरली ये बात कही है कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होता है और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो दोनों हमेशा सेम होने चाहिए। डायरेक्शन ऑफ ए सेम एज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अब आप न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करने जा रहे हो, न्यूटन लॉ का मैथमेटिकल वर्जन देख लो, और उसके बाद और तीसरा लॉ ये कहते हैं, थर्ड लॉ ये कहते हैं, फोर्सेस एग्जिस्ट इन द पेयर, मतलब अकेला कोई नहीं आता। नहीं कहते हैं आप लोग? क्या मतलब है पेयर का? मतलब क्या है कि फोर्स अकेला नहीं आता। इसका क्या मतलब है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके बारे में आइडिया है तुम लोग को या नहीं है? बताओ, बोलो भाई। सर अभी सर टेंशन और नॉर्मल फोर्स में इसको यूज कर रहे हैं। हाँ, चलिए मैं इसको न्यूमेरिकली भी यूज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आगे बढ़ने से पहले एक डिस्कशन का पॉइंट है। देखो देखो बच्चा, हम लोग कहते हैं ना कि थ्योरी पढ़ो, तो आप लोग थ्योरी बहुत जल्दी पढ़ते हो। एक्चुअली क्या होता है, आप 1 घंटे में पूरा न्यूटन लॉ का चैप्टर पढ़ डालते हो और फिर कहते हो कि सर हमने थ्योरी तो पढ़ ली, न्यूमेरिकल हमसे हो ही नहीं रहे।
सच्चाई क्या है कि आपने थ्योरी की डेप्थ को समझा ही नहीं, आपने उसके एक एक वर्ड के मीनिंग नहीं समझे। जानते हो जेई वाले बच्चे, जो जेई सेलेक्टेड बच्चे हैं, वो लाइफ में आगे क्यों बढ़ जाते हैं? देखो, हम ये मानते हैं कि जेई सेलेक्ट होना और सक्सेस दो अलग बातें हैं। जो जेई में सेलेक्ट नहीं होते वो भी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव करते हैं, और जो सेलेक्ट होते हैं वो भी करते हैं। लेकिन जो जेई में सेलेक्ट होने वाला बच्चा है, उसको एक हैबिट बनती है, उसकी एक नेचुरल हैबिट क्या बन जाती है? वो एक एक वर्ड को केयरफुली पढ़ते हैं, एक एक वर्ड की मीनिंग को समझते हैं। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अगर वो स्टार्ट करेंगे तो उसके डेप्थ तक जाएंगे, और इसीलिए मोस्टली आईआईटीएंस के प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं कि उन्होंने एक एक चीज को बहुत बेसिक लेवल से देखा है, समझा है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो अपनी हैबिट आप ऐसे डालो अभी, ठीक है? अपनी अभी 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 जो अपनी आपकी हैबिट है, इन्वेस्ट करो अपना टाइम थ्योरी को बहुत प्रॉपर तरीके से समझने में। क्या मैं समझाना चाह रहा हूं? देखो, आपने ये सब कुछ लॉ पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर सबसे तगड़ा पॉइंट कहाँ पर है जानते हो? क्या आप मुझे बताओगे? आपने Excuse me, sir. यस, पूछो पूछो। सर नेट फोर्स 0 इक्विलिब्रियम सिस्टम होता है। बस आपकी वॉइस क्रैक कर गई थी, फिर से रिपीट करो। नेट फोर्स होता है वो इक्विलिब्रियम सिस्टम में 0 होता है। राइट, हाँ, समझा रहे बच्चे? अभी एक दो अभी अभी एग्जांपल ले रहे हैं। मैं एक पॉइंट आपको बस इतना बता दूं, एक पॉइंट सब समझा दूं। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि जो रेस्ट एंड मोशन, क्या ये एब्सोल्यूट टर्म है या ये रिलेटिव टर्म है? रिलेटिव रिलेटिव है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक बॉडी किसी पर्सन 1 के लिए मोशन में है और वही बॉडी मेरे लिए रेस्ट पे मानी जाए? यस सर। हो सकता है ना कि किसी एक की नजर में, किसी एक के नजर में बॉडी रेस्ट पे है और वही बॉडी दूसरे की नजर में मोशन में आ रही हो। कैसे? देखिए, पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। राइट, अर्थ, हम सब अर्थ पे हैं। आप अपने घर में बैठे हो, आप अपने घर में बैठे होगे, और आपके घर में कुछ और भी मेंबर्स होंगे, आपके अलावा भी लोग रहते होंगे। क्या वो इस समय मोशन कर रहे हैं कि रेस्ट पे हैं? रेस्ट पे हैं। आपको क्या दिख रहा है? आप, क्योंकि देखो, आप न्यूटन लॉ रेस्ट पे हैं। तो आप कह रहे हो कि हमारे घर के सारे लोग रेस्ट पे हैं, कोई बेड पे बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तो दे ऑल आर एट रेस्ट। वो ये आपका स्टैंड पॉइंट है। किसी दूसरे प्लेनेट से देखा जाए तो दूसरे प्लेनेट से तो सर वो उसमें होगा फिर क्या मोशन में सर, मोशन में, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व सर हो रही है। अर्थ के मोशन के तो इसका मतलब नथिंग इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट एंड नथिंग इज एब्सोल्युटली इन मोशन। कह सकते हो आप? कह सकते हैं। राइट, तो फिर ये पहला लॉ कैसे जस्टिफाई कर रहे हो? फर्स्ट लॉ में कह रहे हैं आप पार्टिकल कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जब रेस्ट वर्ड एब्सोल्यूट है ही नहीं, तो स्टेट ऑफ रेस्ट कैसे डिफाइन करोगे आप? रेस्ट एंड मोशन दे आर नॉट एब्सोल्यूट, वो किसी न किसी के रिलेटिव होते हैं। मतलब हम, मेरे हिसाब से क्या है, आपके हिसाब से क्या है। तो जब न्यूटन का जो लॉ है ना कि एवरी पार्टिकल कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो किसकी नजर में रेस्ट पे होना चाहिए? वो किसकी नजर में रेस्ट पे होना चाहिए, या फिर किसकी नजर में वो मोशन में होना चाहिए? तो कौन सा ऑब्जर्वर? सर जो ऑब्जर्वर होगा उसके नहीं, तो ऐसा कौन सा ऑब्जर्वर? मतलब एक ही बॉडी आपके लिए रेस्ट पे है और वही बॉडी किसी दूसरी जगह से देखने पर मोशन में है, तो हम किस ऑब्जर्वर की बात को मानेंगे? यहां पर लेकर के न्यूटन लॉ ने एक वर्ड यूज किया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। इसको क्लेरिफाई किया उन्होंने। इसको इन्होंने कहा कि न्यूटन लॉ अप्लाई करने से पहले जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्लियर कर लीजिएगा। रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ऑब्जर्वर कौन है आपका। और इन्होंने कहा था कि ऑब्जर्वर जो होना चाहिए वो खुद नॉन एक्सेलरेटिंग होना चाहिए, दैट मीन्स फिक्स्ड होना चाहिए वो। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं, फिर से बोल रहा हूं, इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, और दूसरा वर्ड हम यूज करेंगे, वो क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। बट इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड लेक्चर रखा हुआ है, एक पूरा लेक्चर मैं रेफरेंस फ्रेम के ऊपर दूंगा आपको समझाने के लिए।
सर ये कहना चाह रहे थे कि आप इंटीग्रेशन पढ़ा दीजिए सर। बच्चा एक मिनट रुको, इस टॉपिक से मत डेविएट करो, अभी इस टॉपिक को चलने दो एक मिनट। अब आपको मैं इन लॉज को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इन लॉज को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। ये लॉ समझ लिया, अब कुछ एग्जांपल है, देखिए। सपोज दैट ये जो ब्लॉक है ये टेबल पर है और ब्लॉक रेस्ट पे है, ब्लॉक एट रेस्ट है और टेबल भी रेस्ट पे है, ठीक है। अब कोई पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है मान लो, तो उस पर्सन के हिसाब से ये ब्लॉक मोशन में है या रेस्ट पे है, आप बताएं। टेबल भी रेस्ट पर, ब्लॉक भी रेस्ट पर, मतलब आपके घर में टेबल के ऊपर कोई चीज रखी गई है तो आपकी नजर में वो बॉडी रेस्ट पे है कि मोशन में है, आप ये बताएं। घर में आपके स्टडी टेबल पर आपकी किताबें पड़ी हुई हैं सर रेस्ट पे है ना, समझिए। आपके स्टडी यार किसके घर, आपके स्टडी टेबल पर दुनिया भर की किताबें हैं, तो आपके स्टैंड पॉइंट से वो किताबें मूव कर रही हैं कि वो किताबें रेस्ट पे हैं? रेस्ट पे। रेस्ट पे, ओके। अब आप बताओ इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्या था? अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। तो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम को जस्ट पीछे बनाया था, तो इसमें नीचे की तरफ हम लोगों ने mg को दिखाया था और ऊपर की तरफ नॉर्मल दिखाया था। अब ये पॉइंट स्टार्ट हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम का यूज दिखा रहे हैं आपको। तो आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, और फ्री बॉडी डायग्राम है क्या, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या हुआ, आपने बना तो लिया इसको, ये एग्जांपल से, ये जो पीछे एग्जांपल था यही एन और mg बना तो लिया आपने, मतलब क्या था इसका? तो मतलब ये है, फ्री बॉडी डायग्राम वाज कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन द बॉडी। मतलब इस डायग्राम से आपको ये मालूम चलता है कि दो फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रही है। कौन सी दो फोर्स लग रही है? नॉर्मल लग रहा है और mg लग रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि इनमें से कौन सा फोर्स ज्यादा है, कौन सा फोर्स कम है, या दोनों बराबर है, क्या कंडीशन उनके बीच में? तो ये अब आप न्यूटन लॉ से लाओगे। अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट के ऊपर है, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो, या अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो कि फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। तो अब आप बताएंगे नॉर्मल और mg में किस टाइप का रिलेशन बनेगा? अगर ब्लॉक भी रेस्ट पे है, टेबल भी रेस्ट पे है, तो नॉर्मल और mg के बीच किस टाइप की रिलेशन दिखाओगे आप यहाँ पर? क्या इक्वल, दे आर इक्वल। हाँ, नॉर्मल एंड mg दे आर इक्वल। अब आप यहाँ से इक्वलिटी वाली बात करेंगे। अभी इसके पहले मैंने किसी के बारे में बात नहीं की थी कौन किसके इक्वल है, कौन सा फोर्स किसके इक्वल है, ये न्यूटन लॉ से डिसाइड होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? आई बात समझ में? यस सर। ओके, अब पॉइंट पे आओ। मैं इस फिगर को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस फिगर को एक बार कॉपी करेंगे और इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे। एक आपसे डिस्कशन करना है मेरे को, एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना है, कैसे देखो। चलिए, हालांकि इस पे मैं लिख नहीं पाऊंगा, बट फिर भी एक बात करो, आप सब डिस्कशन करना है। मान लेते हैं कि ये जो टेबल है ना, अब आप ऐसा मान लो कि ये जो टेबल है, ये टेबल किसी लिफ्ट के अंदर है, इनसाइड अ लिफ्ट है, मान लेते हैं। मतलब कोई एक लिफ्ट है, उसके अंदर, ये डायग्राम बन नहीं रहा है इसमें, पर चलिए आप ऐसा मान लें कि ये जो टेबल है किसी लिफ्ट के अंदर है और उस वजह से ये टेबल ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेशन है इसमें ए का, टेबल का एक्सेलरेशन है, टेबल का, लेकिन ब्लॉक टेबल के ऊपर रेस्ट पे है। सिचुएशन समझ पाए आप? यस। टेबल ऊपर जा रही है, ब्लॉक उस पर नहीं है, ब्लॉक तो टेबल के ऊपर रखा है, लेकिन आप टेबल को ऊपर लेके जा रहे हो। अब आप बताओ, अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या दिखाओगे? इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम तो वही रहेगा, mg नीचे और नॉर्मल ऊपर। अब आप मुझे ये बताओ, आपको क्या दिख रहा है? तीन चीजें आपको देखनी है, तीन चीजें आप ये देखना, तीन चीजें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद ना, मैं लिख दे रहा हूं कि जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लें तो उसके बाद आप तीन क्वेश्चंस अपने आप से करिए, अपने आप से तीन क्वेश्चन। वो कौन कौन से होंगे? इज इट स्टेट ऑफ रेस्ट? और आप उसका आंसर देते जाओ, यस और नो। क्या ये स्टेट ऑफ रेस्ट है? इज इट स्टेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी? ये न्यूमेरिकल करने की अप्रोच है अब आपकी। या फिर इज इट स्टेट ऑफ एक्सेलरेशन? कौन सा है यहाँ पर?
आंसर बताएं आपको इन तीनों में से कौन सा स्टेट है यहाँ पर। अगर ये स्टेशन, हाँ, अगर पहला वाला है इफ यस, अगर ये स्टेट ऑफ रेस्ट है तो आपको करना क्या है, बैलेंस कर दीजिए सारी फोर्सेस को, बैलेंस फोर्सेस ऑफ जो फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाया था उसको बैलेंस कर दो। इफ इट इज द स्टेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ यस, अगेन बैलेंस फोर्सेस ऑफ द फ्री बॉडी डायग्राम। इफ इट इज द स्टेट ऑफ एक्सेलरेशन, इफ यस, डू नॉट बैलेंस, मतलब फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे। तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, उसके बाद अगला स्टेप अब ये होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हाउ टू यूज द फ्री बॉडी डायग्राम में नेक्स्ट स्टेज आएगा। फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर दिया, स्टेप 1 इज फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ स्टेप 2 आफ्टर फ्री बॉडी डायग्राम क्या करना है आपको। स्टेप 2 पर आप अपने आप से क्वेश्चन करो, न्यूमेरिकल करना चाहते हो अगर आप सही से, तो क्वेश्चन योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए कि क्या ये बॉडी रेस्ट पे है, क्या ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पर है या फिर एक्सेलरेट कर रही है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है आप बताएं मुझे। मैंने इस क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि टेबल ऊपर एक्सेलरेट हो रही है। अब आप क्या कहोगे, ये कौन सा केस बन रहा है। इज इट स्टेट ऑफ रेस्ट, बोलो भाई। नो सर, नो। इज इट स्टेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, नो सर, नो सर, इज इट स्टेट ऑफ एक्सेलरेशन, यस सर, Yes, sir. ओके। इसका मतलब n और mg बराबर नहीं होंगे, पहली बात तो क्लियर होगी। डू नॉट बैलेंस मतलब n इज नॉट mg। अगर n mg के बराबर नहीं है तो फिर या तो उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। भाई अगर दो चीजें बराबर नहीं है तो या तो कोई ग्रेटर है कोई लेस है, उसमें से तीन ही बातें हो सकती हैं। मैथ में तीन ही चीजें होती हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस। तो अगर ये इक्वल टू नहीं है तो या ग्रेटर है या फिर लेस है। अब इस पर आते हैं, यहां पर न्यूटन की सेकंड लॉ कहती है कि एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये बॉडी किधर एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, डायरेक्शन के हिसाब से जो आपको दिया गया क्वेश्चन में, बताएं। सर ऊपर की तरफ कर रही सर। ऊपर। अगर ये बॉडी ऊपर एक्सेलरेट हो रही है तो इस पे कौन सी साइड पर ज्यादा फोर्स होना चाहिए, जबकि न्यूटन अपने लॉ में ये बता चुके हैं कि बॉडी उसी साइड में एक्सेलरेट करेगी जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगी। तो अगर ये बॉडी ऊपर ज्यादा होता है। इसका मतलब नॉर्मल ज्यादा है, क्योंकि बॉडी ऊपर एक्सेलरेट हो रही है इसलिए नॉर्मल ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल में से mg को माइनस कर देंगे और इसको कह देंगे m इंटू ए, दैट इज द सेकंड लॉ। F इक्वल टू ma ये होता है। सेकंड लॉ सुनिएगा ध्यान से, जब आप कहते हो ना कि सेकंड लॉ समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब नॉर्मल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी mg प्लस ma, विच मीन्स कि नॉर्मल इज मोर देन mg। बस पूरे चैप्टर में देखो, हम फिर कह रहे हैं आपसे, पूरे चैप्टर में मैं आपसे दो ही बातें कहूंगा, बार बार कहूंगा, और आपको भी मैं एडवाइस दूंगा कि सिस्टमेटिक चलो। नंबर 1, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। नंबर 2 पे फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बना लें तो अपने आप से क्वेश्चन करें, और उस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही होगा। मतलब जो आपके सामने प्रॉब्लम आएगी ना, न्यूमेरिकल जो आएंगे, उस न्यूमेरिकल को रीड करना, आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी चेक होगी, क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ पाते हो। क्वेश्चन को जब अच्छी तरीके से आप रीड करोगे तो उस रीडिंग में ही आपको ये मालूम चल जाता है कि ये रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी पर है या एक्सेलरेट कर रहा है। तो जैसे ही आप ये चीज रीड करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करके आपने जब ये कंक्लूड किया कि ये रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी पर या एक्सेलरेशन पर, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग न्यूटन का लॉ यूज करिए। या तो फर्स्ट लॉ यूज करेंगे या फिर सेकंड लॉ यूज करेंगे। थर्ड लॉ का कोई मैथमेटिकल वर्जन नहीं है, तो या तो आप पहला वाला लॉ यूज करेंगे फोर्सेस को बैलेंस करने वाला, या दूसरा वाला लॉ यूज करेंगे कि जो बड़ी फोर्स है उसमें से छोटी फोर्स को माइनस करके और उसको मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे। अगर मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछता, देखो मैं फिर से आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा एक बार फिर से, और अब मैं आपसे कहूं कि ये टेबल डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, मान लो किसी वजह से कोई आदमी जो है इस टेबल को डाउनवर्ड वेलोसिटी पे लेके जा रहा हो। डाउनवर्ड, आप इस टेबल को डाउनवर्ड लेके जा रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी पर, सुनो, डाउनवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी पर। तो आपने फिर क्या करना है, सबसे पहले mg और नॉर्मल दिखाओ जल्दी से। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब उसके बाद इनको आपस में रिलेट कैसे करोगे, क्या ये एक दूसरे से बराबर है या फिर कोई ज्यादा है या फिर कोई कम है। तो आप
यहाँ से देखो वेलोसिटी कांस्टेंट कही गई है, तो ये कौन से लॉ में आता है, फर्स्ट लॉ में आएगा या सेकंड लॉ में आएगा? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में दो बातें की गई हैं, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की जाती है या फिर जीरो वेलोसिटी की बात की जाती है। जीरो वेलोसिटी हो या कांस्टेंट वेलोसिटी हो, दोनों ही केसेस में सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो, मतलब कि बैलेंसिंग करनी है आपको। क्या बनेगी इक्वेशन यहाँ पर, क्या लिखोगे इसमें? एन और एम जी के बाद में क्या लिखोगे? एन और एम जी के बीच में कौन सा साइन लगाएंगे? इक्वलिटी इक्वालिटी इक्वलिटी का n is equals to mg। हाँ, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसके अलावा बच्चा कोई भी तरीका फॉलो करोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके लिए प्रॉब्लम ही रहेगा हमेशा, मेरी बात मानो। अब मान लो एक और डायग्राम यहीं पे लेते हैं और कह देते हैं कि आप ये नॉर्मल, ये जो टेबल है वो नीचे एक्सेलरेट हो रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे, फिर से डायग्राम बनाएंगे नॉर्मल का, फिर से डायग्राम बनाएंगे mg का, लेकिन अब की बार ये बॉडी नीचे एक्सेलरेट हो रही है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा फिर? अब अगर mg mg तो अब आप बैलेंस नहीं करेंगे, अब आप कहेंगे mg माइनस नॉर्मल बराबर ma, यानी कि नॉर्मल बराबर mg माइनस ma, यानी कि नॉर्मल लेस है mg से। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या ये जरूरी है कि नॉर्मल हमेशा mg के बराबर होगा? नो नो सर नो सर नहीं होगा। और एक और चीज बता दें आपको, कुछ स्टूडेंट्स ये भी मानते हैं कि नॉर्मल इक्वल टू mg मानने के बाद कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये एक्शन और रिएक्शन पेयर हैं। नॉर्मल एंड mg आर एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है। सर कुछ केसेस में इनको एक्शन रिएक्शन ले सकते हैं, एक्शन लेकिन रिएक्शन हर जगह नहीं होगा सर। रिएक्ट नहीं करता सर ये कहीं नहीं होगा शायद, तो दोनों सर, हर एक्शन रिएक्शन पेयर सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करते। राइट। हाँ सर। एक बार बताइए, नॉर्मल जो है ना नेचर वाइज इनटू द बॉडी होता है, मतलब पुश होता है बॉडी की वजह से, और mg ग्रेविटी का पुल है। तो ये कैसे एक्शन रिएक्शन होते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा सेम नेचर के होने चाहिए ना, मतलब पुल का रिएक्शन पुल होगा, किसी पुलिंग फोर्स का रिएक्शन पुलिंग फोर्स के थ्रू ही आएगा। एक्शन रिएक्शन कैन नॉट बी ऑफ डिफरेंट नेचर, मतलब कि कोई भी दो फोर्स अगर इक्वल अपोजिट है तो आप उसको एक्शन रिएक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ लोग थर्ड लॉ को गलत तरीके से पढ़ लेते हैं। इक्वल एंड अपोजिट, तो वो क्या कहते हैं कि जो भी फोर्स इक्वल अपोजिट है उसमें से एक एक्शन है दूसरा रिएक्शन है। अरे भाई, नेचर भी तो सेम होना चाहिए उनका, और दूसरी वो सेम बॉडी पे लगते भी नहीं है। नॉर्मल mg आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, कभी भी नहीं होंगे। कुछ केसेस की तो बात छोड़ दीजिए, किसी भी केस में नहीं होंगे ये। अब आते हैं, अच्छा अभी आप लोग ये जरा स्टैक ऑफ ब्लॉक पे आओ, मैं इनका डाउट क्लियर कर दूं। इस स्टैक ऑफ ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाया था आपने? स्टैक ऑफ ब्लॉक में फ्री बॉडी डायग्राम क्या बना था, इसको हम फिर से दिखा रहे हैं। ब्लॉक 1 के डायग्राम को जब दिखाएंगे तो ब्लॉक 1 में आप दिखाओगे m1g और फ्लोर की वजह से ऊपर नॉर्मल, और ब्लॉक 2 की वजह से ब्लॉक 1 पर नीचे नॉर्मल, तो n/2। ब्लॉक 2 का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो उसमें नीचे की तरफ दिखाएंगे m2g, ब्लॉक 1 की वजह से नॉर्मल ऊपर की तरफ, नॉर्मल बाय द ब्लॉक 1, और ब्लॉक 3 की वजह से नीचे की तरफ नॉर्मल, नॉर्मल बाय ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, क्योंकि ये प्राइमरी स्टेप है, इसके बिना अगर आप बढ़ोगे आगे, मैंने इसीलिए आपको वार्निंग दे दी है। स्टूडेंट्स ओवर स्मार्ट हो जाते हैं और वो फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने में उनको आलस आती है, उनको लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है ये, और बस यहीं से न्यूमेरिकल गलत होने की स्टार्टिंग हो जाती है। m3g और ये हो गया नॉर्मल बाय 2, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम्स। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इफ ऑल मासेस आर एट रेस्ट, इफ ऑल मासेस आर एट रेस्ट, क्या इक्वेशंस बनेंगी आपकी, बताओ। इफ ऑल मासेस आर एट रेस्ट, न्यूटन लॉ पर ट्रस्ट करिए आप, वो खुद साफ साफ कह चुके हैं,
अगर मासेस रेस्ट पे हैं तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 होनी चाहिए, मतलब कि फोर्सेस में बैलेंसिंग होनी चाहिए। क्या बनाएंगे इक्वेशन? ब्लॉक 1 के लिए कौन किसको बैलेंस करेगा? तो ब्लॉक 1 के लिए आप देखो कि अपोजिट साइड पर कौन कौन से फोर्स हैं। तो ब्लॉक 1 के लिए अगर आप फोर्सेस की बैलेंसिंग लिखोगे तो क्या बनेगी? देखो ब्लॉक 1 के लिए ऊपर की तरफ NF और नीचे की तरफ M1G और नॉर्मल बाय ब्लॉक 2, ये दोनों आपस में बैलेंस होंगे। ब्लॉक 2 के लिए जब आप इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन फॉर द ब्लॉक 2, तो उसमें ऊपर की तरफ है नॉर्मल बाय द ब्लॉक 1 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है M2G प्लस नॉर्मल बाय ब्लॉक 3। और ब्लॉक 3 के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो क्या इक्वेशन बनेगी ब्लॉक 3 के लिए? अगर हम थर्ड नंबर के ब्लॉक की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो थर्ड नंबर के ब्लॉक की क्या इक्वेशन बनेगी वो देखो। उसमें दो ही फोर्स हैं, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल बाय द ब्लॉक 2 और नीचे की तरफ M3G, ये आपस में बराबर होंगे। अब आइए एक और पॉइंट पे देखो, नॉर्मल बाय ब्लॉक 2, नॉर्मल बाय 2 और यहां नॉर्मल बाय 1, मतलब ब्लॉक 2 के ऊपर नॉर्मल बाय 1 है और ब्लॉक 1 के ऊपर नॉर्मल बाय 2 है। मतलब ब्लॉक 2 ब्लॉक 1 पर नॉर्मल लगा रहा, ब्लॉक 2 ब्लॉक 1 पर नॉर्मल लगा रहा। ये एक्शन एंड रिएक्शन हुआ। एक्शन एंड रिएक्शन यही होता है कि अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगाए और ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स लगाए, इसको बोलते हो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। मतलब ये कह रहा हूं आपसे, नॉर्मल बाय 2 ऑन द ब्लॉक 1 एंड नॉर्मल बाय 1 ऑन द ब्लॉक 2, they are action reaction pairs। तो ये हमेशा बराबर करेंगे आप, इनको इक्वल करेंगे। ये न्यूटन थर्ड लॉ कहता है। नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन नहीं होते। नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल होगा, टेंशन का रिएक्शन टेंशन होगा, mg का रिएक्शन mg होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे इस बात को? यस सर। ठीक है, तो अब आप बताएंगे, अब आप बताइए नॉर्मल बाय ब्लॉक 2, ये तो आपका M3G हो गया। ये जो नॉर्मल बाय ब्लॉक 2 M3G हो गया ना, ये जो नॉर्मल बाय ब्लॉक 3 देख रहे हो ना, नॉर्मल बाय ब्लॉक 3 और ये नॉर्मल बाय ब्लॉक 2, तो ये लग किसके ऊपर रहा है? नॉर्मल बाय ब्लॉक 2 ये ऑन ब्लॉक 3 है और नॉर्मल बाय ब्लॉक 3 ऑन ब्लॉक 2 है। क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? क्या ये एक्शन रिएक्शन नहीं हो गया? यस सर। क्योंकि सुनिएगा, अभी भी कंफ्यूजन है। फ्री बॉडी डायग्राम में यहां पर क्या बोला गया है आपसे? फोर्सेस अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट आर नॉट कंसीडर्ड। यानी क्या कंसीडर करते हो फिर आप? ऑन द ऑब्जेक्ट। दो तरीके से होता है, फोर्स बाय द ऑब्जेक्ट होता है, ऑन द ऑब्जेक्ट होता है। तो जब आप किसी के फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स लगाते हो ना, तो वो बाय द ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो होता है ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब ये चीज, मतलब कि ये चीज, जब अब यहां पर n/3 दिखा रहे हो ना, n/3, तो दिस फोर्स इज n/3, दिस फोर्स इज ऑन द ब्लॉक 2 बट इट मस्ट बी बाय समवन। तो n/3 का मतलब हुआ नॉर्मल बाय 3 लग रहा है, लेकिन लग वो 2 वाले ब्लॉक पे रहा है। और n/2 का मतलब फोर्स बाय 2 की वजह से लग रहा है, लेकिन लग वो ब्लॉक 3 के ऊपर रहा है। बाय 2 ऑन 3 बाय 3 ऑन 2। इसका मतलब आप ये कहेंगे नॉर्मल बाय 3 ऑन 2 शुड बी सेम एज द नॉर्मल बाय 2 ऑन 3 अगेन बाय द एक्शन रिएक्शन पेयर। एक दूसरे पे वो बराबर फोर्स लगाएंगे।
तो फिर ब्लॉक 2 की इक्वेशन को क्या हम ऐसे नहीं कह सकते? देखो ब्लॉक 2 की इक्वेशन को कि नॉर्मल बाय द ब्लॉक 1 शुड बी इक्वल टू m2g प्लस ये जो नॉर्मल बाय 3 है ये उतना ही होगा जो नॉर्मल बाय 2 है, क्योंकि ये एक्शन और रिएक्शन के पेयर हैं, तो ये दोनों बराबर वैल्यू के होंगे। और नॉर्मल बाय 2 को आपने m3g कहा हुआ है, इसका मतलब नॉर्मल बाय 3 को भी हम m3g कहेंगे। यहां पर आप इसको m3g कहेंगे, इसका मतलब नॉर्मल बाय 1 इज m2g प्लस m3g। अब आप ऊपर वाले ब्लॉक पर आओ, नॉर्मल बाय फ्लोर इज इक्वल टू m1g प्लस नॉर्मल बाय 2 एंड दिस नॉर्मल बाय 1। ये चीज नॉर्मल बाय 2 ऑन 1, नॉर्मल बाय 1 ऑन 2 बराबर है ये। तो दिस नॉर्मल बाय 2 विच इज ऑन द ब्लॉक 1 एंड दिस नॉर्मल बाय 1 विच इज ऑन द ब्लॉक 2 दे आर इक्वल। यानी यहां पर जो नॉर्मल बाय 2 है उसको आप नॉर्मल बाय 1 की वैल्यू से रिप्लेस करोगे, और नॉर्मल बाय 1 की वैल्यू m2g प्लस m3g है, तो जब ये रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर m2g और प्लस m3g आएगा आंसर में। मतलब ये हुआ कि बॉडी का वेट एक दूसरे में ऐड नहीं होता, नॉर्मल रिएक्शंस के अंदर इनके वेट ऐड होते जाते हैं। मतलब सबसे नीचे वाले नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इन तीनों के वेट के बराबर है, ब्लॉक 1 के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इन दोनों के वेट के बराबर है, और सबसे ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो m3g के बराबर है। जो कई लोग कहते हो ना कि ब्लॉक 3 का वेट हम ब्लॉक 2 में क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, तो एक बॉडी का वेट आप दूसरे बॉडी पर नहीं ऐड कर सकते, उनके वेट को नॉर्मल रिएक्शंस में काउंट कर लेते हैं हम। और मैं फिर बोलूंगा तुमसे, अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जितने कंफ्यूजन के पॉइंट्स हैं ये सारे कंफ्यूजन के पॉइंट्स खत्म तब होंगे, और इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप टाइम इन्वेस्ट करिए, यहाँ पर कोई जल्दीबाजी ना करो आप इसमें आगे बढ़ने के लिए। आप ये टाइम इन्वेस्ट करें, पहली बात तो बहुत केयरफुली एक एक वर्ड को पकड़ना पड़ेगा आपको, एक एक पॉइंट एक एक वर्ड को प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम में आप क्या दिखाते हो, फोर्सेस बाय द ऑब्जेक्ट दिखाते हो या फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट दिखाते हो। और बहुत क्लियरली यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, दे आर फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट बट दे मस्ट बी बाय समथिंग ना। अगर फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट है तो इट शुड बी बाय समवन। पहले भी आपको बताया हुआ है, क्या आप अपने आप को पुश कर सकते हो? बताओ, क्या कोई बॉडी खुद को पुश कर सकती है? आप बताओ, अपने आप को धक्का दे सकते हो? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब आप अपने आप को खींच सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को खींचो, आप अपने हाथ से अपनी बॉडी को पुश करो जरा, आप चेस्ट के साइड से या बैक साइड से कहीं से भी अपनी बॉडी को पुश करो आप, क्या आपके अंदर कोई मोशन जनरेट होगा? नहीं होगा। फोर्स एक बॉडी खुद के ऊपर नहीं लगाती है। तो अगर हम कह रहे हैं कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स है, तो वो फोर्स उस बॉडी के ऊपर तो है लेकिन उसको लगाया किसी और ने होगा। इसीलिए फोर्सेस में ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है आपको कि व्हाट इज फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज फोर्स बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब आपको कोई धक्का दे रहा है तो दैट इज फोर्स ऑन यू, और आप किसी और को धक्का दे रहे हो, फोर्स बाय यू। फ्री बॉडी डायग्राम में किसको काउंट करेंगे? आपने जो धक्का दिया उसको काउंट करेंगे या आपको जो धक्का दिया जा रहा है वो काउंट करोगे? सर जो हमें दिया जा रहा है। समझ पाए आप इसको? फोर्सेस विच आर ऑन दैट ऑब्जेक्ट नॉट बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियरली बोल रहा हूं, ये कंसीडर करना होता है डायग्राम्स में। तो अब जब आप इतने सारे फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हो ना, जब आप ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो और कहते हो कि NF, तो NF is on block 1, it is on block 1 but it is by the floor. N by 2 but it is on the block 1, मतलब block 2 block 1 को पुश कर रहा है, तो फिर block 1 block 2 को भी तो पुश करेगा। यही तो न्यूटन थर्ड लॉ है कि अगर एक ब्लॉक दूसरे वाले को फोर्स लगाएगा तो दूसरा ब्लॉक भी उसको रिएक्ट करेगा। एक्शन रिएक्शन फोर्स इसको कहा गया है।
आ रही है बात समझ में ये वाली? यस सर। सर समझ गए। फिर बोल रहा हूँ बच्चा, आप ना आगे बढ़ने से पहले इसके ऊपर टाइम देना, कोई जल्दीबाजी ना करिएगा। जल्दीबाजी करने का मतलब फिर हमेशा के लिए चैप्टर खराब हो जाएगा आपका। आपको जब तक ये बातें समझ में नहीं आए, आप इस लेक्चर को देखो, नोट्स शेयर करेंगे वो देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड होती है आप उसको बार बार पढ़िए, किताब पढ़िए, और कोई वीडियो देखनी है देखो, लेकिन आप इस कंसेप्ट को पहले क्लियर करो। ये कंसेप्ट जितना बेटर तरीके से क्लियर कर ले जाओगे, मेरी बात मान लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी न्यूटन लॉ के चैप्टर में, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जांपल बस और लेंगे यार, अब भी ना फिर ज्यादा हो जाएगा। ये डबल ब्लॉक वाला एग्जांपल ले रहे हैं, डबल, या ये पहला सिंगल ब्लॉक वाला एग्जांपल, सिंगल ब्लॉक वाला, ये जो हैंगिंग ब्लॉक है, सिंगल ब्लॉक, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? ये जो हैंगिंग ब्लॉक है, ये जो एक सीलिंग से हैंग कर रहा है ना ये वाला, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? तो देखिए, इसके फ्री बॉडी डायग्राम को पहले mg दिखाया नीचे एक पॉइंट के ऊपर, और स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ दिखा दिया। ये दो फोर्स हो गए। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम दिखाने के बाद ये चेक करो, फिर से वही बात, फ्री बॉडी डायग्राम दिखाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके लिए ये रहेगा, अगला स्टेप ये क्या है, वहां पर रेस्ट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, या एक्सेलरेशन है। तो अगर कोई ब्लॉक आपने स्प्रिंग से बांध करके कमरे की छत से लटका दिया है, तो ये ब्लॉक मोशन में है कि रेस्ट पे है? अगर आप अपने घर में सीलिंग से रस्सी से बांध के कोई चीज लटका दो, तो क्या वो मोशन करेगी? या रेस्ट पे रहेगी? सर रेस्ट पे रहेगी। तो क्या रिलेशन होगा टी और एमजी में? अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो टी और एमजी को कैसे रिलेट करोगे? इक्वल्स टू एमजी, इक्वल टू एमजी, यानी ये दोनों इक्वल हो गए, टेंशन इज इक्वल टू एमजी, और ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्या ये चीज एक्शन रिएक्शन है? एक फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी फोर्स हैं, दे ऑल आर ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब टेंशन भी ऑन द ऑब्जेक्ट है, एमजी भी ऑन द ऑब्जेक्ट है। तो क्या एक्शन और रिएक्शन दोनों ही ऑन द ऑब्जेक्ट होंगे? नो सर। मतलब टेंशन एमजी एक्शन रिएक्शन में नहीं आते कभी। मैं पहले बोल चुका हूं, टेंशन की रिएक्शन टेंशन होगी, एमजी नहीं होगी। एमजी की रिएक्शन एमजी होगी, नॉर्मल की रिएक्शन नॉर्मल होगी। इस बात को बिठा लीजिए माइंड में। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि टेंशन एमजी हमेशा ही बराबर होंगे, कोई जरूरी नहीं है। अगर यही सीलिंग किसी लिफ्ट की हो, लिफ्ट की छत से लटका हो, और लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही हो, तब क्या होगा? यही सीलिंग कमरे की सीलिंग ना हो करके आपके लिफ्ट की सीलिंग होती है। लिफ्ट में भी छत होती है, लिफ्ट की छत से कोई चीज लटकी हुई है और लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, अब बताओ। T minus mg equals m है। तब टी एमजी, हाँ तब टी एमजी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि तब एक्सेलरेशन आ रहा है ना। तो एक्सेलरेशन के टाइम पर दोनों फोर्सेस को माइनस करके आप मास इनटू एक्सेलरेशन करो, न्यूटन सेकंड लॉ लग जाएगा वहां पर। तो ये सब मिसकंसेप्शन ना बनाइए कि टेंशन एमजी के बराबर होता है, नॉर्मल एमजी के बराबर। कौन किसके बराबर होगा ये तो न्यूटन लॉ डिसाइड करेगा, हम थोड़ी डिसाइड करेंगे। और न्यूटन लॉ किन पैरामीटर्स पे डिसाइड करेगा इसको? फोर्सेस बराबर हैं कि नहीं है, ये डिसाइड किस पैरामीटर पे करोगे आप? 3 पैरामीटर्स पे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आपको देखना पड़ेगा क्या आप रेस्ट पे हो, या आप कांस्टेंट वेलोसिटी पर हो, या आप एक्सेलरेशन पे हो। इनमें से आपको डिसाइड करो पहले, इनको चूज करो, और तब आप बता पाओगे कि फोर्सेस बराबर हैं या नहीं है। न्यूटन लॉ यूज करिए भाई साहब, अपना लॉ यूज ना करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। अपने कोई भी लॉ ना बनाओ आप। सर आइजैक न्यूटन इतने महान साइंटिस्ट थे, उनके ही लॉ को आप यूज करते रहिए, अपना कोई भी लॉ ना बनाओ और ना यूज करो। ये सब मन में जो ख्याल आता है कि उसका वेट उस पर लग जाएगा, इसका नॉर्मल उसमें चला जाएगा, ये कहाँ लिखा हुआ है, किसके लॉ में लिखा हुआ है? भाई इस चैप्टर के लॉ में इतनी ही बातें हैं। फ्री बॉडी डायग्राम नंबर 1, नंबर 2 लॉज ऑफ न्यूटन जो दिए हैं, और नंबर 3 आफ्टर फ्री बॉडी डायग्राम आस्क योरसेल्फ is it rest, constant velocity or acceleration, and accordingly use this mathematical form of Newton law
which is sum of all forces should be 0 or F equal to ma. This is mathematical form of Newton law. इतना है इस पूरे चैप्टर में. समझ पाए आप इसको? यस सर. तो इसको अब आप रिवाइज करेंगे. स्प्रिंग फोर्स अब अगली क्लास में पढ़ाएंगे, है ना. स्प्रिंग फोर्सेस डिस्कस करनी है, बट इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. इतना आप डिस्कस करो फ्री बॉडी डायग्राम्स के. इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे अब, और पहले एक नेक्स्ट क्लास में भी क्वेश्चंस होंगे इनको और डिटेल में समझने के लिए. बट उसके पहले इसका एक एक पॉइंट जो आज बोला गया है उसको अच्छे तरीके से समझो, अपने नोट्स बनाओ, और जैसे भी कुछ हेल्प लेनी हो, किताबों की हेल्प ले लो, दूसरे वीडियोस की हेल्प लेनी है, इसकी हेल्प लेनी, मतलब कहीं से भी कुछ पढ़ो, बट प्रिपेयर हो जाओ. नेक्स्ट क्लास के पहले प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे.